हेलो 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 हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम सब ना आज पेपर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आपका, और जिसका नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। तो आप सब एक हेडिंग बनाएंगे। अच्छा, अब हेडिंग कहाँ बनानी है वो मैं आपको बता दूं एक बारी। बेटा, आप सबको जो बुक मिली होगी ना, सुनो जरा उसके बारे में, फिर आप उसी कॉन्सेप्ट पर ही सब कुछ नोटिंग वगैरह करेंगे। तो जो आपको बुक मिली होगी वो कुछ इस तरह की होगी कि एक तरफ प्रिंटेड नोट्स होंगे आपके, ठीक है, एक तरफ आपके प्रिंटेड नोट्स होंगे और दूसरी तरफ बेटा आपका ब्लैंक पेज होगा। तो जो भी आपको नोटिंग करनी होगी वो आप ब्लैंक पेज पे ही करेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो प्रिंटेड नोट्स जो है उसके सामने जो ब्लैंक पेज है उस पर नोटिंग करनी होगी। तो जो भी हम टॉपिक करेंगे उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है लिखना, वो हम सामने वाले ब्लैंक पेज पे ही लिखा करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर लेट सपोज एक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का टॉपिक है, लेट सपोज। तो इस कॉन्सेप्ट की नोटिंग हम इसके सामने वाले पेज पे ही करेंगे। तो हर कॉन्सेप्ट की नोटिंग कहाँ होगी? उसके सामने वाले पेज पर ही होगी। तो जिससे क्या होगा कि आपको कोऑर्डिनेशन करने में आसानी होगी। जो फाउंडेशन से आए हैं, फाउंडेशन के रूट से आए हैं मेरे थ्रू, उनको पता है कि नोटिंग कैसे करी जाती है। पर जो इंटर में अब डायरेक्टली आए हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना होगा आपको, कि टॉपिक के सामने ही क्या करना है, नोटिंग करनी है। जिससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन करने में। अगर आप अलग से रजिस्टर बनाते हैं तो दिक्कत क्या आती है कि एक टॉपिक रजिस्टर में कहाँ लिखा हुआ है, बुक में कहाँ लिखा हुआ है, आप मैच करते ही रह जाते हैं, एंड में रिवीजन में आपको थोड़ी दिक्कत आती है। तो बेटर यही रहेगा साथ साथ नोटिंग करनी है। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी नोटिंग हमें कहाँ करनी होगी। देखो, जो बच्चे बुक नंबर 1 लाए हैं वो पेज नंबर चैप्टर 1 जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहीं कर लो। जो बच्चे बुक नंबर 3 लाए हैं, कोई बच्चा कोई भी बुक ला सकता है एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो क्या करो, उस बुक के पहले पेज पे नोटिंग कर लो। रीज़न, अभी मेरे को थोड़ी सी जनरल बातें करनी होगी, फिर मैं एक चैप्टर पे मूव करूंगा। तो स्टार्ट करें, कहाँ नोटिंग करनी है वो वाला मुद्दा क्लियर हो गया। चलें स्टार्ट करें। चलो जी आ जाओ फिर। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, पेपर नंबर 2। एक बार आपको बोलना पड़ेगा, आज हमने क्या स्टार्ट करना है बेटा, अपना पेपर नंबर 2। सर इस पेपर का नाम क्या है? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। जो आज हम पेपर स्टार्ट करें, पेपर नंबर 2, उसका नाम क्या है? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि लॉ क्या होती है। अगर हमें लॉ क्या होती है वो पता चल जाएगा तो फिर हम कॉर्पोरेट लॉ में क्या पढ़ने वाले हैं वो समझ आएगा हमारे को, अदर लॉ में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हमें समझ आएगा। तो सबसे पहला सवाल ये ही उठता है, क्या, व्हाट इज लॉ। लॉ क्या होती है बेटा? वो सारे रूल्स जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने बनाए हैं। एक बार आपको बोलना पड़ेगा, वो सारे रूल्स जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने बनाए हैं। और किस लिए बनाए हैं? इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर, यानी वो सारे रूल्स जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं? ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारे समाज में शांति बनी रहे। उन चीजों को हम क्या कहते हैं बताओ? लॉ। तो लिखना जरा, लॉ क्या होता है? इट रेफर्स टू सेट ऑफ रूल्स। इट रेफर्स टू सेट ऑफ रूल्स, यानी लॉ बेसिकली क्या है? बहुत सारे रूल्स को अगर हम ऐड कर दें, तो वो होती है लॉ। तो लॉ क्या है? वो सारे रूल्स जो किसने बनाए हैं, विच आर मेड बाय कौन? गवर्नमेंट एंड इट्स क्या? अथॉरिटीज। यानी वो सारे रूल्स जो गवर्नमेंट या उसकी अथॉरिटीज ने बनाए हैं,
किस लिए बनाए हैं? in order to control the human behavior. And to maintain peace in the society. लॉ क्या है? मैंने कहा यार वो सारे रूल्स जो किसने बनाए हैं? गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की अथॉरिटीज ने। और किस लिए बनाए हैं? ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, और साथ में और क्या होने के लिए? जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें क्या बना रहे? पीस बना रहे। समझ आ रहा है आपको? एग्जाम्पल के तौर पर दो बंदों की फाइट होगी, ए और बी आपस में लड़ पड़े हैं। ए बी को कह रहा है भैया आज तो मैं तुझे मार कर ही छोड़ूंगा, ठीक है ना? तो ए ने जो है नाइफ निकाला, और जैसी नाइफ ए बी को मारने लगा तो आवाज आई, भाई अगर तूने इसको मार दिया ना तो फिर 14 इयर्स के लिए चक्की पीसिंग, पीसिंग एंड पीसिंग, मतलब तुझे जेल पे जाना पड़ेगा, पोषण पा खेलना पड़ेगा। तो ए कह रहा अच्छा ऐसा होगा, छोड़ यार मैं नहीं मारता इसे, कहीं मुझे इसकी वजह से जेल ना जाना पड़ जाए। तो मेरा आपसे एक सवाल है, ए इसको जब मारने लगा था तो वो कंट्रोल में था या अनकंट्रोल था? लेकिन बताओ जेल में जाने के डर की वजह से वो किस में आ गया? कंट्रोल में आ गया। और बताओ जेल में जाने का लिखी बात कहां पर है हमारे देश के लॉ में, कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। समझ आ रहा है आपको? तो बताओ आप अनकंट्रोल से कंट्रोल मैनर में आ गए ड्यू टू हमारे देश के लॉ की वजह से। दूसरा केस रेड लाइट है, रेड लाइट पर आप रुकते हो, क्यों रुकते हो? किसी ने कहा थोड़ा है, लॉ ने कहा है, क्योंकि अगर आप रेड लाइट जंप करोगे तो बताओ क्या होगा? एक्सीडेंट होगी। समझ आ रहा है आपको? आपने रेड लाइट जंप करी, अगर आप रेड लाइट जंप करते हो, सिग्नल रेड है तब भी आप आगे चलाई जा रहे हो, तो एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा? होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और किसकी वजह से? क्योंकि आप कंट्रोल मैनर में नहीं थे। और अगर आप रेड लाइट पे रुक जाते तो एक्सीडेंट होने के चांसेस 0 हो जाते। यस और नो? तो ये जो रेड लाइट वगैरह पे आपको रुकना है, ये आपको लॉ नहीं तो कहा है, यानी आपको अनकंट्रोल मैनर में नहीं जाना, आपको कहां पर रहना है? कंट्रोल मैनर में। इससे क्या होगा? समाज में शांति बनी रहेगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, समाज में शांति बनी रहेगी। पॉइंट समझ आ रहा है? सिमिलरली ड्रिंक करके ड्राइव करने पे भी आप अनकंट्रोल्ड होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं कंट्रोल हो मैं चला लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप बताओ ड्रिंक कर कर आप ड्राइव कर रहे हो, एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा है या कम है? आवाज में दम नहीं है, क्या कह रहे हो? ज्यादा है। तो यानी आप अनकंट्रोल है। तो जब आपका चलान कट जाता है, अगली बारी आप ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करते, क्योंकि पता है आपको पता है चलान भी कट जाएगा और पोषण पा यानी जेल में भी जाना पड़ जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो यानी आप अनकंट्रोल से कंट्रोल मैनर में आ रहे हो। क्यों आ रहे हो? हमारे देश के लॉ की वजह से। समझ आ रहा है आपको? तो एक तो ये डेफिनेशन होगी। लॉ क्या है? वो सारे रूल्स जो किसने बनाए हैं? गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने। किस लिए बनाए हैं? ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। समझ आ रहा है? और समाज में शांति बनाए रखने की वजह से। और जिस देश में जितनी ज्यादा शांति, उस देश की उतनी ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि वो अपना जो उनके टारगेट्स है वो उन पे काम कर पाएंगे। जैसे वो आपके एग्जाम्स होते हैं तो आपके पेरेंट्स घर में शांति बनाकर रखते हैं, ठीक है ना? और अगर पापा टीवी देख भी रहते हो तो मम्मी टीवी बंद करवा देती है कि बच्चों के पेपर है, पढ़ने दो उन्हें। क्योंकि क्या है, अगर शांत होंगे तो ये अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे। तो जिस देश में जितनी ज्यादा शांति होती है वो देश उतना अच्छा काम कर पाता है और ग्रो कर पाता है, और हर देश ग्रो करना चाहता है। तो समझ आ रहा है? ये तो हो गया लॉ का एक तरफ मीनिंग। दूसरी तरफ मीनिंग आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा था। लॉ आप किसको कहते थे? वो सारी ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, बोलना पड़ेगा, वो सारी जो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर क्या करी है? इंपोज करी है। वो सारी ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन जो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर इंपोज करी है, किस लिए करी है? ताकि समाज में, मतलब समाज को हम बचा सके और समाज में सबके साथ न्याय कर सके। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? ये आपने पढ़ी हुई है फाउंडेशन में डेफिनेशन। ये देखो, अगर मैं आपको फाउंडेशन की बात करूं, ये देखो आपके फाउंडेशन की लॉ में आपने पढ़ा हुआ है। लॉ क्या है?
लॉ क्या है? इट रेफर्स टू क्या है? सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज जो किसने इंपोज करी है ताकि समाज का भला हो सके और समाज को क्या मिल सके? जस्टिस मिल सके। समझ आ रहा है आपको? तो यानी लिखो, इन अदर वर्ड्स हम लॉ को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज। लॉ क्या है? सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज विच आर इम्पोज्ड बाय किसके द्वारा? गवर्नमेंट। लॉ क्या हो गया? सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज जो किसने इंपोज करी है, जो आपके ऊपर किसने लगाई है ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज? किसने डाली है? गवर्नमेंट ने। किस लिए? फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर, फॉर सिक्योरिंग, ताकि समाज में सबका भला हो सके। सिर्फ भला भला, पापड़ी नहीं। समझ आ रहा है आपको? ताकि समाज में क्या हो सके? भला। ठीक है ना? पापड़ी नहीं। और साथ में और क्या हो सके? समाज में सबको न्याय मिल सके, किसी के साथ गलत ना हो। कैलकुलेटर पे पापड़ी? अच्छा ठीक है, ओके। तो क्या आपको पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? व्हाट इज लॉ? पक्का? ठीक है जी। अब वापस चलते हैं हमारे सब्जेक्ट। लॉ का मतलब समझ आ गया? एक बार दोनों डेफिनेशन सुना दो, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। लॉ क्या है? वो सारे रूल्स जो किसने बनाए हैं? गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने। किस लिए? इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एंड टू मेंटेन द। पहला पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, अगर मैं दूसरी बात करूं, यानी वो सारी ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन विच आर इम्पोज्ड बाय कौन? विच आर इम्पोज्ड बाय कौन? यानी वो सारी ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन जो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर लगाई है ताकि क्या हो सके? समाज में भला हो सके। सिर्फ भला भला, पापड़ी नहीं। और साथ में सबको क्या मिल पाए? न्याय मिल पाए। बोलो, यहां तक का पॉइंट सबको समझ आ गया? चले फिर कहानी को आगे बढ़ाए। पक्का आप सब रेडी है? अगली बात आपके साथ करते हैं। आपके पेपर का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। आओ जरा इस पेपर को बांटते हैं दो पार्ट में। आपका पेपर दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक तरफ 70 मार्क्स और दूसरी तरफ 30 मार्क्स। आपका पेपर दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक तरफ 70 मार्क्स और दूसरी तरफ 30 मार्क्स। 70 मार्क्स का आपका आएगा कॉर्पोरेट लॉ एंड एलएलपी लॉ। 70 मार्क्स का आपका आएगा कॉर्पोरेट लॉ एंड एलएलपी लॉ। यानी आपको कॉर्पोरेट लॉ पढ़नी होगी और एलएलपी लॉ पढ़नी होगी। और 30 मार्क्स के लिए आपको पढ़नी होगी अदर लॉज। आप समझ रहे हैं? यानी जो आपका पेपर नंबर 2 है वो दो पार्ट में बटा हुआ है बच्चे। पहला पार्ट का नाम क्या है? कॉर्पोरेट लॉ एंड एलएलपी लॉ। और 30 मार्क्स क्या है? अदर लॉज। आओ जरा एक बात करते, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट डे से क्लियर होगा कि हमें क्या पढ़ना है तो आपको कोर्स का अंदाजा भी लगेगा और पैटर्न भी पता चलेगा कि हम पढ़ेंगे कैसे कैसे। तो जो कॉर्पोरेट लॉ है और एलएलपी लॉ है, इसको भी मैं दो पार्ट में बांट दूंगा। एक तरफ कॉर्पोरेट लॉ और एक तरफ एलएलपी लॉ। सबसे पहला सवाल उठता है कॉर्पोरेट लॉ क्या होती है? सबसे पहला सवाल ये उठता है कि कॉर्पोरेट लॉ क्या होती है। जरा सुनो, आपको समझ आ जाएगा। कंपनी पर लगने वाले कानूनों को हम कॉर्पोरेट लॉ कहते हैं। मतलब कंपनी पर जो जो कानून लग रहे हैं वो सारे कॉर्पोरेट लॉ हैं। तो क्या सर हमें इंटर लेवल पर वो सारे लॉ पढ़ने पड़ेंगे जो कंपनीज पर लगते हैं? नहीं, उनमें से सिर्फ कौन सा पढ़ना है? कंपनीज एक्ट 2013। समझ आ रहा है आपको? तो बताओ,
जो भी लॉ कंपनीज पर लगते हैं उन्हें हम कॉर्पोरेट लॉ कहते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो भैया कंपनी पर तो बहुत सारे लॉ लगते हैं, क्या हमें सब पढ़ने हैं इंटर लेवल पर? नहीं, उनमें से हमें कौन सा पढ़ना है? द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है जी। और उसमें से हमें क्या पढ़ना है? द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है जो हमें पढ़ना है, उसको लेकर पहले आपके साथ कुछ बातें करते हैं डिस्कस, फिर हम यहां नोटिंग करेंगे आगे। सुनो, अभी नोटिंग मत करना, पहले सिर्फ समझना। ये है कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, और जो बातें लिखी जाती हैं वो पॉइंट वाइज कह लो या पैराग्राफ वाइज लिखी जाती हैं। जो बातें लिखी जाती हैं वो पॉइंट वाइज लिखी जाती हैं। पहली बात तो ये नहीं, वो नहीं, दूसरी बात, तीसरी बात, इस तरीके से कंपनीज एक्ट में सारी बातें लिखी जाती हैं, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट में टोटल कितने पॉइंट्स लिखे गए हैं, यानी कितने पैराग्राफ्स लिखे गए हैं, वो आपको पता होने चाहिए। बेटा कंपनीज एक्ट में ये हो गया पैराग्राफ नंबर 1, या जिसको आप पॉइंट नंबर 1 भी कह सकते हो। ये हो गया पैराग्राफ नंबर 2। इसी तरीके से कंपनीज एक्ट में टोटल 470 पैराग्राफ्स हैं। वैसे तो 484 है, वैसे तो 484 है, मैं आपको बताऊं, पर अभी के लिए आप मानकर चलो 470 है। वो 484 क्यों है? क्योंकि कुछ ना कैपिटल अल्फाबेट वाले पैराग्राफ भी हैं, जैसे कुछ बच्चों को याद हो 3A, 10A, ऐसे वाले कुछ सेक्शंस भी होते हैं। तो जिसकी वजह से वैसे तो 484 सेक्शंस है, वैसे तो अपने कितने सेक्शंस है? 484, लेकिन हम बोलते कितने हैं? 470, क्योंकि कुछ ऐसे सेक्शन है जो कैपिटल अल्फाबेट वाले हैं। तो यानी कहने का मतलब कंपनीज एक्ट में टोटल 470 पैराग्राफ्स हैं, और लॉ में पैराग्राफ्स को, पॉइंट्स को हम कहते हैं क्या? सेक्शन। तो देयरफॉर पैराग्राफ नंबर 1 को आप क्या कहोगे? सेक्शन नंबर 1। तो फिर पैराग्राफ नंबर 2 को आप क्या कहोगे? सेक्शन नंबर 2। और पैराग्राफ नंबर 3 को सेक्शन नंबर 3। तो बताओ पैराग्राफ नंबर 470 को आप क्या कहोगे? सेक्शन नंबर 470। यानी जिसे आप आम जिंदगी में पैराग्राफ नंबर या पॉइंट नंबर कहते हैं, उसे लॉ में क्या कहते हैं? सेक्शन नंबर। तो यानी कंपनीज एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस हैं? 470। तो क्या हमें ये हो गए टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस। तो देखो, हमें कॉर्पोरेट लॉ में कंपनीज एक्ट पढ़ना है, यानी कंपनीज पे लगने वाला कानून पढ़ना है, और कंपनीज पे लगने वाला सिर्फ एक ही कानून पढ़ना है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013, और उसके अंदर तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? 470। तो क्या हम 470 के 470 सेक्शंस पढ़ेंगे? तो जवाब आता है नहीं। हमें हमारे कोर्स में कितने हैं वो पता होने चाहिए। हमें सीए इंटर लेवल पर सेक्शन नंबर 1 से लेकर 148 तक पढ़ना है। हमें सेक्शन नंबर 1 से लेकर 148 तक पढ़ना है, ठीक है। और उसके अलावा हमें कुछ सेक्शंस और भी पढ़ने हैं कंपनी लॉ के, जो कि क्या है? सेक्शन नंबर 379 से लेकर 393 तक। तो यानी हमारे कोर्स में क्या है? सेक्शन 1 से लेकर 148 प्लस सेक्शन 379 से लेकर कहां तक?
393 तक। बोलो, लगभग 148 सेक्शन ये होंगे और ये कितने होंगे 15 16, मतलब 165 170 सेक्शंस के आसपास हमें कंपनीज एक्ट के पढ़ने। आउट ऑफ 470 सेक्शन हमें लगभग 170 सेक्शंस के आसपास पढ़ने हैं, 2-4 प्लस माइनस कर लेना। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अब क्या होता है, ये तो हमें समझ आ गया कि कंपनीज एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस हैं, 470 सेक्शंस है, ठीक है। अब ये जो सेक्शंस होते हैं ना, 470 सेक्शंस इकट्ठे थे, तो हमने ना एक एक सेक्शन उठाया और देखा यार तुम किससे रिलेटेड हो। तो जैसे पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन ना इंट्रोडक्टरी यानी डेफिनेशन वगैरह से रिलेटेड है, तो इनको ना हमने एक बैग में डाल दिया जिस बैग का नाम रखा प्रिलिमिनरी। फिर हमने सेक्शन नंबर 3 से लेकर 22 तक उठाए और इसको एक थैले में डाल दिया जिसका नाम क्या रखा गया, इनकॉर्पोरेशन। यानी क्या होता है, लॉ में जो सेक्शंस होते हैं अगर वो एक ही मैटर पर बात करते हैं तो उनको मिलाकर हम उनका एक बना देते हैं, क्या, चैप्टर। तो कंपनीज एक्ट में टोटल 29 चैप्टर्स है, यानी टोटल 29 मुद्दों पर बात करी गई है। कंपनीज एक्ट में टोटल 29 मुद्दों पर बात करी गई है, ठीक है ना। यानी हमने क्या करा, सेक्शंस को उठाया, उनकी एक बैग बनाया और उसको क्या कह दिया, ये है चैप्टर नंबर 1। कुछ सेक्शंस को उठाया, ये है चैप्टर नंबर 2। जैसा आपको ऐसे दिखेगा, जैसे अगर आप देखोगे पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, इसके अंदर कौन कौन से सेक्शन आपको मिलेंगे, सेक्शन नंबर 1 एंड 2। फिर दूसरा चैप्टर आपको जैसे दिखा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इसके अंदर आपको कौन से सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन नंबर 3 से लेकर 22 तक। यस और नो? ऐसी चैप्टर नंबर 3 होगा। तो यानी हमने क्या करा, कंपनी सेक्ट में टोटल 29 मुद्दे थे जिन पर ये कानून बना और हर मुद्दे को क्या कह दिया गया, एक चैप्टर का नाम दे दिया गया और उस चैप्टर के अंदर क्या डाल दिए गए, कुछ सेक्शंस डाल दिए गए जो उस टॉपिक से रिलेटेड थे। पॉइंट समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? तो यानी अगर मैं आपसे अगली बात पूछूं तो कंपनी एक्ट में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? तो जब हमारे को पूरे सेक्शंस ही नहीं पढ़ने तो फिर सारे चैप्टर्स भी नहीं पढ़ने होंगे। तो हमें क्या पढ़ने हैं, देखो जो सेक्शन नंबर 1 से लेकर 148 तक है, उस इतने सेक्शंस के अंदर हमारे 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक, जो कंपनी एक्ट के चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक है वो अपने कोर्स में है, प्लस साथ में चैप्टर नंबर कौन सा, 22, यानी बाई बाई कहती दुनिया, जो चैप्टर नंबर 22 है ना कंपनी एक्ट का, वो भी अपने कोर्स का पार्ट है। यानी टोटल हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कंपनी एक्ट के आउट ऑफ 29 हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, 11। ये बातें क्लियर हो रही हैं आपको या नहीं? तो अब सवाल उठता है कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। उनके नाम अभी लिखवा रहा हूं, वो तो ओवर द कोर्स आपको याद होंगे। तो यहां पर लॉ में, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, 470, लेकिन हमारे कोर्स में कितने हैं, सेक्शन नंबर 1 से लेकर 148 प्लस सेक्शन नंबर 379 से लेकर, तो जो कि ओवरऑल में देखा जाए तो हमें 1 to 10 चैप्टर पढ़ने हैं। पहले 10 चैप्टर पढ़ने हैं और फिर उसके साथ क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर कौन सा, 22। व्हाट इज चैप्टर, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेक्शंस। ग्रुप ऑफ मतलब सेक्शन ऑन सिमिलर टॉपिक जो होते हैं उनको हम कहते हैं क्या, चैप्टर्स। यहां तक का पॉइंट समझ आ रहा है आपको? एक बार ना आपको चैप्टर के नाम नोट करने पड़ेंगे। चलो पहले आपको ना ये देखो चैप्टर के नाम नोट करो, मैं इसके रीजन बताता हूँ। कहां पर नोट करोगे, जहां पर आपने चैप्टर लिखे हैं ना कॉर्पोरेट लॉ, इसके नीचे ना आपको कुछ चैप्टर नोट करने हैं। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ऐसे 3, ऐसे 11 तक की लिस्ट बनेगी। तो आप एक बार लिस्ट बनाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ उस लिस्ट बनाने का कुछ रीजन है। उस लिस्ट बनाने का कुछ रीजन है, आप लिखना स्टार्ट करो। हमारा पहला चैप्टर कौन सा है, प्रिलिमिनरी। दूसरा चैप्टर अपना कौन सा हो गया,
incorporation of companies and matters incidental thereto. ये चैप्टर लिखोगे, इसके पीछे का कुछ रीजन है, क्यों लिखवा रहा हूं, अभी थोड़ी सी देर में स्प्राइट होगा। तीसरा चैप्टर अपना है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। फोर्थ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। फिफ्थ acceptance of deposits by companies. Sixth registration of charges. ये सारे कॉर्पोरेट लॉ का ही पार्ट होंगे। सेवेंथ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेवेंथ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एट्थ declaration and payment of dividend. अगला अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, फिर ऑडिट एंड ऑडिटर, और फिर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। यानी हमें कंपनीज एक्ट में 29 मुद्दों के बारे में बात करी गई है, उनमें से 11 मुद्दे ऐसे हैं जिसके बारे में हमें इंटर लेवल पर नॉलेज होनी चाहिए। यानी हमें 11 बातें कंपनीज की पता होनी चाहिए। ये सब आईसीआई एक्सपेक्ट कर रहा है हमारे से। इन 11 बातों पर क्या कानून है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये 11 चैप्टर का नाम समझ आए आपको? अभी याद तो नहीं होंगे, वो तो ओवर द कोर्स आपको याद होंगे, पर इतना पता चल गया कि यार हमें कंपनी एक्ट के 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पूरा कोर्स नहीं, पूरा मतलब 29 नहीं पढ़ने। तो आओ जरा, पेपर नंबर 2 जो है उसका नाम क्या है? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। एक बार बोलना पड़ेगा, पेपर नंबर 2 का नाम क्या है? तो भैया ये कोर्स हमारा 2 पार्ट में बढ़ जाता है। 70 मार्क्स में आती है क्या? कॉर्पोरेट एंड एलएलपी लॉज। तो उसमें भी कॉर्पोरेट लॉ का मतलब क्या है? कंपनी पर लगने वाले सारे कानूनों को हम कॉर्पोरेट लॉ कहते हैं, और उनमें से हमें सिर्फ एक ही कानून पढ़ना है, कंपनीज एक्ट 2013, और वो भी पूरा नहीं, 29 में से कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 11। और उन 11 चैप्टर्स के अंदर कौन से सेक्शन पढ़ने? सेक्शन नंबर 1 से लेकर 148, यानी पहले 10 चैप्टर तो एज इट इज जो कंपनीज एक्ट में लिखे हुए हैं वो पढ़ने हैं, और एक पढ़ना है चैप्टर नंबर 22, जो हमारे कोर्स का चैप्टर नंबर कौन सा होगा? 11, जिसका नाम है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और जिसके अंदर सेक्शन है सेक्शन नंबर 379 से लेकर 393 तक। बोलो जी बोलो, यहां तक का पॉइंट समझ आ गया? पक्का? अच्छा, इसके अलावा हमें और क्या पढ़ना है? एलएलपी लॉ पढ़ना है। इसके अलावा हमें एलएलपी लॉ पढ़ना है। एलएलपी लॉ का देखो, अब आपको मतलब समझ आ गया। एलएलपी पे लगने वाला कानून को हम एलएलपी लॉ कहेंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ हमें एक ही कानून पढ़ना है, और वो कौन सा है? द एलएलपी एक्ट 2008। तो यानी ये जो चैप्टर नंबर 12 होगा वो अपना कौन सा होगा? द एलएलपी एक्ट 2008। क्या आपको समझ आ गए? 12 चैप्टर्स कौन से पढ़ने हैं? 11 कंपनी एक्ट के पढ़ने हैं बेटा। 11 चैप्टर्स हमें कंपनी एक्ट के पढ़ने हैं, और 12 चैप्टर हमें कौन सा पढ़ना है? एलएलपी एक्ट पढ़ना है। सर हमने फाउंडेशन में पढ़ तो लिया था एलएलपी एक्ट। बेटा फाउंडेशन में आपने लिमिटेड पढ़ा था, अब आपको एडवांस लेवल उसका पढ़ना है, यानी उसके अंदर बहुत सारी नई बातें भी आपको पढ़नी है। समझ आ रहा है आपको? तो 12 चैप्टर तक समझ आ गए?
अब सवाल उठता है ये चैप्टर कितने कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर है। देखो ये सवाल आपका एंड में उठता है, बताऊं कब, रिवीजन के टाइम पर। तो यही बात अगर आपने लिख कर रखी होगी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, तो आपको पता होगा कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। तो आओ जरा पहले वो भी साथ साथ लिख लेते हैं, फिर हम अदर लॉ पर जाएंगे। ये देखो जो ICAI है ना, उन्होंने खुद ही बता रखा है कि कौन सा जो सब्जेक्ट है उसमें कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। तो ICAI की वेबसाइट अगर हम खोलते हैं तो आप सब ना देखो जरा, हमारा पेपर नंबर कौन सा हम पढ़ रहे हैं, 2 है ना। तो आओ जरा, तो जहां आपने लिखा है, अभी पहले सुन लेना फिर आप लिखना, जहां आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर कहां तक 4 लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं ये 70 मार्क्स का कितना आएगा, 20 to 30%। तो 70 मार्क्स का 20% क्या होता है, 14। तो यानी ये पहले 4 चैप्टर की ब्रैकेट में आप लिख लो, ये आएंगे 14 to 21 मार्क्स के। ये बातें ना आप मेरे से एंड क्लास में पूछते हैं या रिवीजन में या एग्जाम से पहले पूछते हैं, सर कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा कितने मार्क्स का आ जाएगा। देखो सीए में तो सब इंपॉर्टेंट होता है, पर आपको वेरी फर्स्ट डे से ये बात पता होनी चाहिए। ICAI कह रहा है कि हम पहले 4 चैप्टर पे 20 से 30% का, यानी 20 से 30% 100 का नहीं है, 70 का है। तो हम आपसे 14 to 21 मार्क्स का पेपर इन 4 चैप्टर में पूछेंगे। फिर लिख लिया इतना, अच्छा फिर 5, 6, 7 इन तीनों को भी बाहर से बंद करो। और ये क्या कह रहे हैं, ये भी 14 to कितने मार्क्स का आएगा, 21 मार्क्स का। समझ आ रहा है आपको। हमें लॉ में 11 चैप्टर पढ़ने हैं और इन 11 चैप्टर में जो पहले 4 चैप्टर होंगे वो 14 to 21 मार्क्स के आएंगे। अगले जो हैं क्या कहते हैं 3 चैप्टर, वो भी 14 to 20 मार्क्स के। और बताओ फिर अगले 4 चैप्टर आप ये लगा लो 21 से 25 मार्क्स तक के। 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 ये लगभग अपने कितने के आ जाएंगे, 30 to 35%, यानी 70 का 30% 21 और 35% मतलब 24.5। तो आप ये लगा लो 21 से 25 मार्क्स की इसकी वेटेज है। 11 चैप्टर कितने कितने के आएंगे वो समझ आ गया। अब LLP लॉ पर आ जाओ, लिखा हुआ है 10.5 से 14 मार्क्स तक का LLP एक्ट आएगा। तो यानी चैप्टर नंबर 12 कितने का आएगा ये भी आपको पता चल चुका है। आ गया समझ, हाँ जी। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा लिख लिया, 14 to 21 पहले 4, फिर अगले 3 14 to 21, फिर उसके अगले 4 कितने के आ जाएंगे, 21 से 25 मार्क्स के। और LLP लगभग कितने का आएगा, 10.5, यानी 10 मार्क्स से लेकर आप ये लगा लो 10 से लेकर 14 तक का LLP एक्ट आ जाता है, फ्री के मार्क्स है। अब सवाल उठता है सर क्या हमारे कोर्स में यही है या अदर लॉ भी है। तो जवाब आता है अदर लॉ भी है, हमें अदर लॉज भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो सर अदर लॉ में हमें कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। 11 कंपनीज एक्ट के पढ़ने हैं, 12 चैप्टर अपना कौन सा बनेगा, LLP एक्ट। फिर हमें 13, 14 और 15 ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो अदर लॉ में हम क्या क्या पढ़ेंगे लिखना जरा। चैप्टर नंबर 13 अपना कौन सा होगा, द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। चैप्टर नंबर 13 अपना कौन सा होगा बेटा, द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। 14th इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। और 15th हमें पढ़ना होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यानी टोटल हमारे कोर्स में 15 चैप्टर्स हैं, आपको ये पता चल चुका है। तो क्या 13, 14, 15 लिख लिया आपने। अब बताओ आपके मन में आएगा कि यार ये कितने मार्क्स के लगभग आ जाएंगे, ठीक है ना, ये कितने कितने मार्क्स के आ जाएंगे। देखो अदर लॉ हमारे कितने की है, 30 मार्क्स की है, ठीक है।
तो अब इसमें देख लेते हैं ये कितने मार्क्स के आएंगे। ये आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, जो जीसीए है यानी जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है वो 30 मार्क्स का 35% यानी लगभग 10 से लेकर 14 मार्क्स तक, 10 से लेकर 12 नंबर, सॉरी 10 to 12 मार्क्स का आ जाएगा जीसीए। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये सब क्या होते हैं वो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, तो 30 का 25% यानी 7.5 मार्क्स से लेकर कितने तक का आएगा, 9 तक का आएगा, यानी 7.5 to 9 मार्क्स का आएगा। ठीक है जी। और थर्ड क्या है अपना फेमा, वो आपका कितने का आ जाएगा, 9 to 12 मार्क्स का। तो आपको दो बातें स्प्राइट हो गई हैं अभी तक की, पेपर का नंबर, पेपर का नाम, पेपर का नंबर, पेपर का नाम। तो पेपर नंबर क्या है 2, पेपर का नाम क्या है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, और कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ कितने मार्क्स में बटी हुई है, 2 पार्ट्स में बटी हुई है, 70 और 30। 70 मार्क्स में हमें पढ़नी होगी कॉर्पोरेट लॉ एंड एलएलपी लॉ। हेलो, 70 मार्क्स के लिए हमें पढ़नी होगी कॉर्पोरेट लॉ एंड एलएलपी लॉ। और कॉर्पोरेट लॉ के अंदर, कॉर्पोरेट लॉ का मतलब क्या होता है बताओ, कंपनी पर लगने वाले लॉ इज नोन एज क्या, कॉर्पोरेट लॉ। लेकिन कंपनीज पे तो बहुत सारे कानून लगते हैं, उनमें से हमें सिर्फ कौन सा पढ़ना है, कंपनीज एक्ट 2013, और वो भी उसमें से सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, 29 के 29 चैप्टर नहीं पढ़ने, 11 चैप्टर पढ़ने, जिसके अंदर सेक्शन नंबर 1 से लेकर 148 प्लस 379 से लेकर 393 तक हमें पढ़ने होंगे। बोलो समझ आ रहा है आपको? और कितनी कितनी वेटेज है वो मैंने आपको लिखवा दिया। और इसके अलावा एलएलपी एक्ट पढ़ना पड़ेगा, और अदर लॉ के अंदर जीसीए पढ़ना होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ना पड़ेगा, और फेमा पढ़ना पड़ेगा। अब अगला सवाल क्या उठता है, सर हमारा पेपर पैटर्न क्या होगा, क्योंकि हम उसी के अप्रोच से आगे बढ़ेंगे ना पढ़ने के लिए। हमारा पेपर पैटर्न क्या रहेगा, अगर हमें पता होगा यार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर हम उसी तरीके की तैयारी करेंगे ना जीत की। ठीक है, तो जो आपका पेपर आता है इंटर लेवल पर, वो भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। जैसे फाउंडेशन में क्या होता था, 2 पेपर आपके पूरे सब्जेक्टिव होते थे और 2 पेपर पूरे ऑब्जेक्टिव होते थे। यहां पर क्या है, हर पेपर ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। समझ आ रहा है आपको? तो पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। पहली बात उठाते हैं किसके बारे में, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा आपका, वो आएगा आपका 30 मार्क्स का। पहला पॉइंट क्या आ गया, हमारा जो पेपर होगा वो कौन सा आएगा, ऑब्जेक्टिव जो है 30 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपको 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक होते हैं जनरल एमसीक्यू, एक क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शन होगी और उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन ऑप्ट करनी होगी, जो कि आईसीआई आज के टाइम में इसको नहीं पूछ रहा। ठीक है ना, पूछ सकता है लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ये वाले नहीं पूछ रहा। वो आपसे क्या पूछ रहा है, ये देखो केस सिनेरियो क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके लिए ना आईसीआई ने आपके लिए ना बुकलेट भी तैयार कर दी है, ये देखो केस सिनेरियो बुकलेट भी बना दिया आईसीआई ने। ये देखो केस सिनेरियो, एक पूरा पैराग्राफ होगा, कहानी लिखी होगी और उसके ऊपर बेस्ड आपसे क्या पूछे जाएंगे, एमसीक्यू। पॉइंट समझ आ रहा है? तो यानी हमारा आईसीआई, अभी मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा इस करंट अटेम्प्ट का भी, उसमें आप देखेंगे आईसीआई केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू ही पूछ रहा है। तो यानी दूसरी तरफ अपना क्या आ गया, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू। और आजकल आईसीआई कौन से पूछ रहा है, केस सिनेरियो एमसीक्यू ही पूछ रहा है। क्या होंगे, एक आपको पूरा स्टोरी दे रखी होगी, यार आप तो बचपन से कॉम्प्रिहेंशन कर ही रहे हो, ऐसे अनसीन पैसेज, एक पैसेज आता था उसके नीचे क्वेश्चन होते थे जो आपको सॉल्व करने होते थे, यहाँ पर भी आपको वही सॉल्व करने होंगे। और आईसीआई ने स्पेशली इसके ऊपर पूरी बुक भी डिजाइन कर लिया है। समझ आ रहा है आपको?
तो केस सिनेरियो बेस्ड, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखें, ये देखो बेटा, अगर देखो आप अप्रोच वही रखेंगे ना पढ़ने की, फिर ये देखो ये सजेस्टेड आंसर, ये देखो जो जनवरी 25 में पेपर हुआ लॉ का, जो ये जनवरी 25 अभी तो गई है ना, इसमें जो पेपर आया उसमें आप देखो आईसीआई ने क्या करा, पार्ट 1 यानी 30 मार्क्स का जो पेपर पूछा उसमें देखो पहला क्या पूछा, केस सिनेरियो एमसीक्यू, एक केस सिनेरियो आ गया और उसके ऊपर बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक सॉल्व कर देना। फिर केस सिनेरियो 2, उसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 4 to 7 सॉल्व कर देना। फिर केस सिनेरियो 3, मतलब देख रहे हो ये लेटेस्ट जो पेपर है, केस सिनेरियो आया और उसके ऊपर बोला गया क्वेश्चन नंबर 8 से 10 तक सॉल्व कर देना। केस सिनेरियो 4 जनरल एमसीक्यू पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 to 13 सॉल्व कर देना, ठीक है। और एक दो जनरल एमसीक्यू पूछ लिए एलएलपी के और उसके, लेकिन मतलब आप देख रहे हो आईसीआई का फोकस ज्यादा किस तरफ है, केस सिनेरियो पे है, ठीक है ना। तो 15 एमसीक्यू आए 2 मार्क्स के, और आपको कोई रीजन नहीं देने होता, आपको बस करेक्ट ऑप्शन बतानी होती है। ये देखो 15 हो गए। तो कैसे आ रहे पेपर पैटर्न, आपको समझ आ रहा है, बोलो यस और नो। हाँ जी, तो ये दोनों आएंगे लगभग, और 2 मार्क्स के, वैसे तो 1 मार्क का भी पूछ सकते हो और 2 मार्क्स के भी पूछ सकते हो, वो एग्जामिनर की कॉल है वो कौन से पूछता है। पर आपको ये समझ आ गया कि हमारे पेपर में हमें रट्टाफिकेशन नहीं चलेगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि हम जनरल एमसीक्यू और केस सिनेरियो एमसीक्यू सॉल्व कर पाए। जैसे इस पेपर में क्या हुआ, इस पेपर में आपने क्या देखा कि जो पहले 13 क्वेश्चन है वो कौन से हैं, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू, और उसके बाद एक नॉर्मल क्वेश्चन आया और उसकी 4 ऑप्शन, एक नॉर्मल क्वेश्चन आया और उसकी 4 ऑप्शन। समझ आ रहा है आपको, लेकिन आए दोनों 2 मार्क्स वाले ही हैं। तो पॉइंट्स राइट हो गया आपको, पक्का। अब बात आती है हमारा सब्जेक्टिव पेपर भी तो होगा। अब सब्जेक्टिव पेपर में कौन से क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको थोड़ी सी झलक दिखलवा देते हैं। ये देखो यार, इंटर लेवल पर आपसे ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो केस स्टडी बेस्ड ही होते हैं। जैसे एक केस दे रखा होगा और उस पर आपकी लीगल एडवाइस पूछेंगे, और इसमें क्या होगा, आपके टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे 14 मार्क्स के, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा और बाकी 5 में से आपको क्या करने होंगे, 4। और जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं आएगा, 14 मार्क्स का ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, फर्स्ट का ABC, ठीक है ना, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो लिखो जरा, सब्जेक्टिव पेपर हमारा क्या होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा 14 मार्क्स का, जो कि कंपलसरी होगा, यानी फर्स्ट का ABC जितने भी पार्ट्स हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक में ये होंगे 14 मार्क्स ईच, और आपको अटेम्प्ट कितने करने होंगे, अटेम्प्ट एनी 4 out of 5, यानी बेसिकली आपका पेपर आएगा 84 मार्क्स का, ठीक है ना, जिसमें से आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होगा। तो पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको। हमारा पेपर का नाम क्या है, पेपर का नंबर क्या है, ये आपको समझ आ चुकी है। और उसके अलावा पेपर का नाम क्या है, पेपर का मतलब चैप्टर्स कितने हैं वो समझ आ गए, और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, एग्जाम में हमारे को किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं वो हमें समझ आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम कॉन्सेप्चुअल बातों की तरफ चले। ये सब बातें क्या थी जो आपको पता होनी चाहिए पेपर स्टार्ट करने से पहले, ये बेसिक बातें थी। अब हम चलेंगे अपने कोर्स की ओर। स्टार्ट करें, चलो आओ फिर। देखो, अगर आपको कंपनी सेक्ट को समझना है तो कंपनी सेक्ट को समझने के लिए आपको कुछ ज्ञान की बातें पता होनी चाहिए, यानी कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए कंपनीज के बारे में, तो आपको कंपनी सेक्ट बहुत अच्छे ढंग से समझ आएगा, ठीक है। तो जरा सुनना, आप सब अब लिख सकते हैं वहीं पर ही आगे, नोटिंग कंटिन्यू, ये लिख लिया आप सभी ने, पक्का। तो यानी बेसिकली पेपर आपको समझ आ गया, एमसीक्यू 30 मार्क्स के आएंगे, 30 अटेम्प्ट करने हैं, और इसमें 1 मतलब 84 में से
70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होगा। अब जरा सुनना, कंपनी सेक्ट हमारा मेन, यानी 15 में से 11 चैप्टर तो कंपनी सेक्ट वाले ही है, तो आपको कंपनीज की बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो जैसे कंपनी की सबसे बेसिक बात लिखो जरा, जो कंपनी होती है वो 2 पार्ट्स में बटी होती है। जो अपनी कंपनी होती है वो कितने पार्ट्स में बटी होती है? 2 पार्ट में बटी होती है। तो इसको एक फ्रेश पेज पे ही नोट करना, क्योंकि ये चार्ट बनेगा प्रॉपर और इसी के ऊपर बेस्ड ही हमारा आज का चैप्टर भी होगा। तो आप इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना। चलिए स्टार्ट करें। कंपनी को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, प्लीज सारे बच्चे ध्यान देंगे। कंपनीज को हम कितने पार्ट्स में बांटते हैं? 2 पार्ट्स में। पहला फर्स्ट पार्ट क्या होता है? ओनर्स। कंपनी के मालिक लोग अलग होते हैं और कंपनी को मैनेज करने वाले लोग अलग होते हैं। ध्यान देते रहना, कंपनी के मालिक लोग अलग होते हैं और कंपनी को मैनेज करने वाले लोग अलग होते हैं। क्या आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया? तो मालिक लोगों को हम मेंबर्स कहते हैं। कंपनी के मालिकों को हम क्या कहते हैं बेटा? बोलना पड़ेगा, कंपनी के मालिकों को हम क्या कहते हैं बेटा? ठीक है। और जबकि जो लोग कंपनी के मैनेज करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जिसे आप बोर्ड के नाम से भी जानते हैं या फिर डायरेक्टर्स भी कह सकते हो। जिसे आप बोर्ड भी कह सकते हो या डायरेक्टर्स भी कह सकते हो। तो कंपनी को आपने 2 पार्ट में बांटा, मालिक लोग अलग हैं। अच्छा सर, हम इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर कह सकते हैं? नहीं, देखो वैसे कह सकते हो, पर कंपनी लॉ में टर्म क्या चलती है? मेंबर्स। जिसको आप अकाउंट्स में इक्विटी शेयर होल्डर कहते थे ना, उसको कंपनी लॉ में मेंबर्स कहा गया। और उसका कहीं जाके डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा कि मेंबर अलग लोग होते हैं। कई बार आप मेंबर है पर इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है, वो हम पढ़ेंगे वहां पर जाकर। तो अभी के लिए अब मान लेते हैं मेंबर और इक्विटी शेयर होल्डर सेम ही है। यानी जिसे आप इक्विटी शेयर होल्डर कहते हो ना, कंपनी के मालिक, जिसे आप इक्विटी शेयर होल्डर कहते हो कंपनी के मालिक, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेंबर्स। कंपनी लॉ में उन्हें किस नाम से पुकारा जाएगा? मेंबर्स के नाम से पुकारा जाएगा। तो कंपनी को कितने पार्ट्स में बांटा गया? 2 पार्ट में। एक तरफ कंपनी के मालिक लोग अलग हैं और कंपनी को मैनेज करने वाले लोग, बोलना पड़ेगा, कंपनी को जो मालिक लोग हैं वो अलग हैं और जो कंपनी को मैनेज करने वाले लोग हैं वो अलग हैं। तो मालिक लोगों को हम क्या पुकारेंगे? मेंबर्स। और मैनेज करने वाले लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर बोर्ड भी कह सकते हो या फिर डायरेक्टर्स भी कह सकते हो। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, और सुनो, यानी जैसे क्या होता है, अब आपकी कोई दुकान है, आपके पिताजी की कोई दुकान है, तो बताओ उस दुकान के सारे फैसले आपके पिताजी ले रहे होते हैं। लेकिन कंपनीज में ऐसा नहीं होता। कंपनीज में फैसला लेना है, मतलब कोई डिसीजंस वगैरह लेनी है किसी मैटर पर, तो कुछ डिसीजन मालिकों को दे दी गई, भाई ये डिसीजन मालिकों से पूछ लेना इस डिसीजन के बारे में, और कुछ डिसीजन के बारे में आपको मालिकों के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आप किससे पूछ लेना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समझ आ रहा है आपको? तो यानी कंपनी लॉ में डिवीजन हुई है कि कुछ डिसीजन तुम ले सकते हो, कुछ डिसीजन तुम ले सकते हो। यानी सारी डिसीजन मालिक नहीं लेंगे और सारी डिसीजन मैनेजमेंट नहीं लेगी। कुछ तुम ले सकते हो डिसीजन और कुछ तुम ले सकते हो। समझ आ रहा है आपको? तो भैया डिसीजन लेने के लिए इन्हें मीटिंग्स रखनी पड़ती है। डिसीजन लेने के लिए इन्हें क्या रखनी पड़ती है? मीटिंग्स। तो जो मालिकों की मीटिंग होती है, जो मालिकों की मीटिंग होती है उसे मैं कहता हूं क्या? जनरल मीटिंग। जो मालिकों की मीटिंग होती है उसे मैं क्या कहता हूं? जनरल मीटिंग। ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो डिसीजन लेनी होती होगी उसके लिए वो क्या रखते होंगे? बोर्ड मीटिंग। तो आपको एक वर्ड और समझ आ जाना चाहिए, अगर जनरल मीटिंग वर्ड लिखा हुआ है तो आप समझ जाना जनरल मीटिंग का मतलब क्या होता है? किन की मीटिंग? मालिकों की मीटिंग होने जा रही है। और अगर क्या लिखा हुआ है? बोर्ड मीटिंग, तो समझ आ जाएगा बोर्ड ऑफ
डायरेक्टर्स की मीटिंग होने जा रही है। बोलो यहां तक का पॉइंट स्प्राइट हो गया आप सभी को? पक्का? ठीक है जी। अब जो मालिकों की मीटिंग होती है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहली को हम कहेंगे एजीएम करो, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, और दूसरी को हम कहेंगे ईजीएम करो, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग और ईजीएम का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग सुनो जरा, कंपनी के मालिकों की मीटिंग जो हो रही है उसे हम कहेंगे जनरल मीटिंग, और ये मालिकों की दो तरह की मीटिंग होती है। पहली मीटिंग का नाम है एजीएम, एजीएम बोले तो एनुअल जनरल मीटिंग, और ये साल में एक बार ही होती है, तभी इसका नाम क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग। बोलना पड़ेगा, ये साल में कितनी बारी होती है? एक बार, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? एनुअल जनरल मीटिंग। अब आगे बात करते हैं। तो एनुअल जनरल मीटिंग में हमें कुछ बातें करनी होती है। एनुअल जनरल मीटिंग में भाई मीटिंग रख रहे हो तो कोई बात तो करोगे ना। तो एनुअल जनरल मीटिंग में जो बातें होनी है उसको कहते हैं बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, यानी मीटिंग्स में जो बातें होनी होती हैं, मीटिंग्स में जो बातें करनी है हमने, मतलब जो मीटिंग का एजेंडा है, जो मीटिंग का क्या है? एजेंडा, मतलब मीटिंग हम जिस लिए कर रहे हैं वो होती है, उसमें जो बातें डिस्कस होनी है उसको कहते हैं बेटा बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, ठीक है ना। और ये दो तरह की बातें होती हैं, एक होती हैं ऑर्डिनरी बातें, एक अपने क्या होता है? ऑर्डिनरी बातें, जिसको आप कहते हो ऑर्डिनरी बिजनेसेस, जिसे आप क्या कहते हो? ऑर्डिनरी बिजनेस। यानी अगर कंपनी के मालिकों की मीटिंग हो रही है, बोलना पड़ेगा, अगर कंपनी के मालिकों की मीटिंग हो रही है, और कौन सी वाली मीटिंग हो रही है? एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग में हर बारी जब भी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी, चार बातें डिस्कस करी ही जाएंगी, यानी इन चार बातों पर डिस्कशन होगी ही होगी, और उन चार बातों को कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेसेस। यानी एनुअल जनरल मीटिंग में होने वाली बातों को हम कहेंगे बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। और बताओ ये साल में बार बार होती है या एक बार होगी? और इसके अंदर जो बातें डिस्कस होनी है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस, ओबी। तो सर एजीएम जब रखी जाती है, मालिकों की मीटिंग जब रखी जाती है, तो वहां पर क्या डिस्कशन होती है? वहां पर किन बातों पर डिस्कशन होती है? देखो ये चार बातें रोज का, 1 2 3 4, ये चार बातों पर डिस्कशन होनी ही होनी है। अब मालिक आए हैं तो मालिकों के सामने क्या पेश करा जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी ने पूरे साल में क्या करा वो सब होगा या नहीं होगा? तो वो सब कैसे पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है ना। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करी होगी किसी सीए ने, जिसको हम कहते हैं ऑडिटर, उसकी रिपोर्ट को रखा जाएगा। और ऑडिटर ने इल्जाम लगाए होंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसके अगेंस्ट में क्या करेंगे? अपनी एक्सप्लेनेशन वगैरह की रिपोर्ट बनाकर देंगे। तो यानी पहला काम जो एजीएम में डिस्कस होता है उसको कहते हैं कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट। बोलना आपको पड़ेगा क्या? कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड, यानी हम जो है मालिकों के सामने पेश करेंगे और मालिक इस बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इस पर ध्यान देंगे। कंसीडरेशन का यहां पर मतलब है ध्यान देना, अप्रूव करना, चीजें अप्रूव करेंगे कि इनके अकाउंट्स वगैरह को भाई मालिक जानना चाहेंगे ना, भाई पूरे साल क्या करा, क्या कमाया, दिखाओ जरा, और इसकी चेकिंग करवाओ कि जो तुम दिखा रहे हो उतना ही एक्चुअल में कमाया या नहीं। किसी सीए की ऑडिट रिपोर्ट भी होनी चाहिए और साथ में बोर्ड रिपोर्ट भी
होने चाहिए। तो यानी पहला काम क्या है, कंसीडरेशन ऑफ क्या क्या चीजें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट। समझ आ रहा है आपको यहां तक का? अब एजीएम पर कौन आए होंगे बताओ, मालिक लोग आए होंगे या नहीं आए होंगे? तो मालिक लोगों को कहेंगे भैया ध्यान दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, ऑडिट रिपोर्ट पर, बोर्ड रिपोर्ट पर, और मालिक एक काम निपटाने के बाद दूसरी क्या बात डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं डेक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड। अगर इस साल हमने डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो वो भी कहां डिक्लेयर होगा, एजीएम पर। मालिक ही डिक्लेयर करेंगे कि यार इस साल इतना डिविडेंड देना चाहिए। बोलो आपको पॉइंट समझ आ रहा है? यानी सेकंड पॉइंट अपना क्या हो गया, डेक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड। मेरे ख्याल से दो बातें आपको समझ आ चुकी हैं। कंपनी के मालिक आए हैं और वो क्या कर रहे हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग में क्या क्या बातें डिस्कस हो रही हैं, पहले हम डिस्कस करें ऑर्डिनरी बातें, ऑर्डिनरी बिजनेसेस, और जिसके अंदर पहला क्या आ गया, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट। और दूसरा, अगर कोई डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर करना है तो वो इस साल कर दो। दो बातें समझ आ गई। थर्ड देखो, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। ऐसी जो डायरेक्टर जा रहे हैं जिनको हम कह भी रहे हैं अभी ना जाओ छोड़कर, है ना, लेकिन वो तो कह रहे हैं हमें तो जाना पड़ेगा, तो हम कहते तू जानती है तो जा, सानू नहीं हो परवाह, तेरे तो भी सोना डायरेक्टर लूंगा बुला। तो यानी तीसरा काम क्या होगा, पुराने डायरेक्टर जो जा रहे हैं उनकी जगह नए डायरेक्टर लाना, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। क्या आपको तीन बातें समझ आ गई? यानी मालिकों का क्या काम है, मीटिंग करना, और मीटिंग में चार बातें करनी है। जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें चार बातें करनी है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट को कंसीडर करना, दूसरा जो डिविडेंड डिक्लेयर करना वो करना, और तीसरा डायरेक्टर्स अपॉइंट करना इन प्लेस ऑफ दोज। तीन बातें समझ आ गई। फोर्थ काम क्या होगा, अकाउंट्स चेक करने वाला पर्सन भी अपॉइंट करना और उसकी रेम्युनरेशन फिक्स करना, और अकाउंट्स चेक करने वाला पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। यानी इनका मीटिंग का एक इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। बोलना पड़ेगा क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर क्या होता है वो थोड़ी सी देर में डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, पर आपको पता होना चाहिए कि एजीएम में ऑडिटर क्या होगा, अपॉइंट होगा। और बताओ बेटा, सीए है, आप उसे अपॉइंट करोगे तो उसका पहला सवाल क्या होगा, पैसे कितने मिलेंगे, यस और नो, सीए नमन है, ठीक है ना। तो बताओ, और साथ साथ उसमें क्या भी फिक्स करना, एंड फिक्सिंग ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ किसकी, ऑडिटर। मतलब सीए ऑडिटर को अपॉइंट करना और उसकी रेम्युनरेशन फिक्स करने वाला काम भी एजीएम में ही होगा। यानी एजीएम में चार बातें होनी ही होनी है। आप बोलना स्टार्ट करेंगे। पहला क्या है, कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट। जो बोले उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। दोबारा क्या, कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा, डेक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड, मतलब अगर आप इस बार ही डिविडेंड देने का सोच रहे हो तो डिविडेंड यहीं पर ही डिक्लेयर होगा। दो बातें। तीसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, ठीक है ना, पुराने डायरेक्टर की जगह नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना। और लास्ट, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ किसकी, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ क्या, रामू की ऑफ कौन सा टर्म, ऑडिटर।
तो यानी मीटिंग में होने वाली बातें समझ आ रही हैं? हाँ जी, पहला पॉइंट स्प्राइट हो रहा है। सर अब मालिक आए तो हुए हैं, वो चाहते हैं कि इसके अलावा भी कोई और मुद्दा डिस्कस जो होना है वो हो ही जाए। तो अगर कंपनी में इसके अलावा भी कोई और मैटर डिस्कस आप करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो एजीएम में, ठीक है। और इन 4 मैटर्स के अलावा जो भी बातें आपने डिस्कस करनी है, जिन पर भी डिसीजन लेनी है, वो सब कहलाते हैं स्पेशल बिजनेसेस। यानी आप कोई और मैटर्स भी डिस्कस करना चाहते हो तो आप कर लो, उनको हम क्या कहेंगे? स्पेशल बिजनेसेस। यानी कोई भी मैटर नंबर 5, 6 जो भी होगा वो सारा क्या कहलाएगा? स्पेशल बिजनेस। यानी हर एजीएम में 4 बातें तो होनी ही होनी है, यानी 4 बातें रोज का काम मेरा रोज का, ऐसा कौन कहती है? एजीएम। 4 बातों को कहेंगे ऑर्डिनरी बिजनेस। हाँ, उसके अलावा अगर कोई बात करना चाहते हो तो उसको क्या कहेंगे? स्पेशल बिजनेस। यानी एजीएम में 2 तरह की बातें डिस्कस होंगी, ऑर्डिनरी और स्पेशल। बोलो, बातें यहां तक की समझ आई आपको? पक्का वाली? गुड। तो सर जो मालिकों की मीटिंग होती है, आप कह रहे हो 2 तरह की होती है, एक होती है एजीएम और एक क्या होती है? ईजीएम। जनरली एजीएम होती है अगस्त सितंबर के मंथ में, जनरली एजीएम होती है अगस्त और सितंबर के मंथ में। लेकिन मालिकों को इन बिटवीन भी तो कुछ बातों के लिए डिसीजन लेनी पड़ सकती है और उसके लिए मीटिंग रखनी पड़ सकती है। तो बताओ, एक तो तरीका है, लेट सपोज आज है मार्च में हमें कोई डिसीजन लेनी है, तो भैया एक तो तरीका क्या है, इस डिसीजन को डिले करो, वेट करो, कब का? जब एजीएम होगी उस पे मालिक आएंगे, उनसे पूछ लेंगे, या फिर उसकी मीटिंग अभी ही रखवाई जाए। तो अगर आप इमरजेंसी में उसी समय मीटिंग रखवाना चाहते हो, मतलब जल्दी मीटिंग रखवाना चाहते हो, एजीएम से पहले मीटिंग रखवाना चाहते हो, तो उसको हम कहते हैं क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। बोलना पड़ेगा क्या? एक बारी फिर क्या? समझ आ रहा है? और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में आपको पहले से ही पता होता है क्या कि हमें ये मैटर चाहिए होंगे डिस्कस करने के लिए? ये पता होता तो आप पहले से प्लान करके रखते। ये तो इमरजेंसी में हो रहे हैं, इमरजेंसी मतलब जिसके बारे में आपको पहले नहीं पता होता, ठीक है ना। तो यानी ईजीएम में सारी बातें ही स्पेशल बिजनेस होती हैं। एजीएम में कुछ बातें ऑर्डिनरी होती हैं और उसके अलावा क्या होती है? स्पेशल। लेकिन ईजीएम में तो सारी बातें क्या होती हैं? यानी स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट होते हैं। तो यहां तक का पॉइंट समझ आया? पक्का? ठीक है जी। अब ये तो समझ आ गया कि मीटिंग में कौन कौन सी बातें डिस्कस होनी है, यानी किन बातों पर मालिक डिसीजन लेंगे। अब डिसीजन लेने के लिए क्या होता है? वोटिंग करवाई जाती है। जब डिसीजन लेनी होती है तो हमें वोटिंग करवानी पड़ती है कि कितने लोग कहते हैं कि ये चीज हम करें और कितने लोग कहते हैं ये चीज हम ना करें। तो वो डिसीजन लेने के 2 तरीके हैं, मतलब किसी भी डिसीजन तक पहुंचने के लिए मालिकों के पास 2 तरीके होते हैं। आओ जरा बात करते हैं। एक को कहते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक को हम क्या कहते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन। यानी मालिकों को जो डिसीजन लेनी होती है, मालिक कैसे आपस में डिसाइड करेंगे कि ये चीज करनी है या ये चीज नहीं करनी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी मैं आपसे बात करता हूं, आपको समझ आ जाएगा। आपका पूरा ग्रुप सोच रहा है यार आज क्लास के बाद पार्टी करने जाते हैं, बर्थडे की, बिलेटेड हो गया चलो, आपने कहा यार बर्थडे पार्टी करने चलते हैं, ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, डिसीजन पर कैसे पहुंचोगे कि करें या ना करें? आप क्या करोगे? आपस में वोट करोगे, या चलो ये डिसीजन होगी पार्टी तो हो ही रही है, कहां करनी है उसके लिए वोटिंग। कोई कहेगा यार एनएसपी चल लेते हैं, कोई कहेगा यार पंजाबीबाग क्लब रोड पे चल लेते हैं, कोई कहेगा हौज खास चल लेते हैं। अरे वो एक बात अलग है, वो थोड़ा सा हस्बैंड हो ना, पैसे नहीं है। हाँ, इधर बात सुनो। तो फिर आप एक डिसीजन पर ये पहुंचने लगे कि पार्टी कहां करनी है, तो उसके लिए ऐसा करते हैं, आप कहते हो यार आपस में ना वोटिंग कर लेते हैं।
आपस में क्या कर लेते हैं, वोटिंग। अगर ज्यादातर लोग जहां का कहेंगे वहां चल लेंगे, तो ज्यादातर लोगों ने यही कहा घर जाना है, तो अपने अपने घर पे पार्टी। तो मेरा पॉइंट समझ रहे हो, यानी क्या करना है क्या नहीं करना, इसके लिए मीटिंग में करवाए जाते हैं क्या, वोट्स, और वोट्स के आधार पर ही हम क्या ले पाते हैं, कोई भी डिसीजन। ठीक है ना। तो जरा सुनना, जैसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ आएगा 101%। ये क्या होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ये डिसीजन लेने का एक तरीका है, डिसीजन तक पहुंचने का एक तरीका है। जैसे लेट सपोज आपने सबने एक वर्ड सुना है बोनस इशू, बोनस शेयर सुने, तो आपको पता है अगर कोई भी कंपनी अपने मालिकों को बोनस शेयर देना चाहती है तो उसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। कंपनी wants to issue बोनस शेयर्स, तो बताओ बेटा, बोनस शेयर कंपनी इशू करना चाहती है, तो अगर आपको बोनस शेयर इशू करना है तो क्या करना होगा, मीटिंग में डिसीजन, भाई डिसीजन अगर सारे मालिक मान जाते हैं तभी तो आप डिसीजन ले पाओगे। तो बताओ आपकी डिसीजन क्या है कि बोनस शेयर दें या ना दें, लेकिन इस डिसीजन तक पहुंचने के लिए आप एक तरीका अपना रहे हैं, जिस तरीके का नाम है क्या, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जिसको आप OR भी कहते हैं। तो आपने मालिकों को बुलाया मीटिंग में, तो कंपनी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, कंपनी में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है, लेट सपोज वो है 5000। तो हमने सभी मालिकों को कहा कि मीटिंग होने जा रही है, मीटिंग होने जा रही है। चलो मैं आपसे नॉर्मल बात पूछूं, अभी मुझे बताओ, कंपनी बोनस शेयर देना चाहती है, इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहती है, तो ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस होगा या स्पेशल बिजनेस होगा? सोच के बोलो, क्या कह रहे हो? स्पेशल, क्योंकि ये ऑर्डिनरी में फॉल थोड़ा ना कर रहा है। ऑर्डिनरी में तो ये 4 बातें आती है ना, इन 4 के अलावा कोई भी बात होगी तो वो क्या होगी? तो यानी कंपनी के मालिक आ ही रहे, तो उनसे ये डिसीजन भी करवा लेते कि इस बारी बोनस दे या ना दे, तो ये एक स्पेशल बिजनेस हो गया। समझ आ गया आपको? कंपनी के टोटल नंबर ऑफ मालिक 5000 है, हमने उन सबको कहा कि मीटिंग में जरूर आना है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट कितने हुए? लेट सपोज 3000 लोग आए, 5000 मालिकों को बुलाया था, मीटिंग में कितने आए? सिर्फ 3000। हमने उनको बोला भैया कंपनी बोनस देना चाह रही है, आप बताओ। कुछ लोग क्या कह रहे होंगे? बोनस दे दो, और कुछ लोग क्या कह रहे होंगे? बोनस मत दो। यस और नो? तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स वोटेड, लेट सपोज 2500 मेंबर्स ने वोट डाला, ठीक है ना। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे पूछूं, अभी देखो आपको समझ आ जाएगा। कितने लोग कहते हैं कि यार हमें पार्टी के लिए NSP जाना चाहिए? हैंड रेस करो। ठीक है। अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि यार हमें पार्टी के लिए पंजाईबाग क्लब रोड पर जाना चाहिए? ये देखो। और बाकी क्या कहते हैं? यानी एक बात इससे क्लियर हुई, कुछ ने हाँ करी, कुछ ने ना करी, कुछ ने एक वोट करा इस तरफ, कुछ ने दूसरी तरफ वोट करा, और कुछ ने कुछ नहीं कहा। यानी एक बात क्लियर होगी, जरूरी नहीं है कि मीटिंग में सारे लोग वोट डालें। तो भैया जो सुनना, तो वोट कितनों ने डाले? सिर्फ 2500 लोगों ने वोट डाले, और उनमें से भी कुछ लोगों ने बोनस शेयर के लिए हां करा होगा और कुछ लोगों ने क्या करा होगा? ना। तो जिन लोगों ने हां करा, यानी उन्होंने वोट डाले हैं फेवर में कि हाँ इस साल कंपनी बोनस शेयर दे दो, लेकिन कुछ लोगों ने क्या करा होगा? ना 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 ना, यानी उन्होंने मना करा होगा कि इस साल बोनस शेयर देने की जरूरत नहीं है।
तो फाइनली हमें बोनस देना है या नहीं वो डिपेंड करता है किस पे वोट ज्यादा है, मेजोरिटी कहां बन रही है। लेट सपोज 1300 लोगों ने कहा कि यार बोनस दे देना चाहिए और 1200 ने फिर क्या कहा, नहीं देना चाहिए। तो बताओ बेटा ओआर, ओआर मतलब पास हुआ या फेल, पास हुआ। पास कब मानते हैं, अगर वोट, इफ वोट्स कास्ट इन फेवर क्या है, मोर देन किससे, वोट्स कास्ट इन अगेंस्ट से। अगर वोट्स फेवर में ज्यादा आते हैं और अगेंस्ट में कम आते हैं, देन हम कहेंगे क्या, ओवर इज पास। अदरवाइज तो बताओ बेटा कितनों ने वोट डाले, 2500, तो 2500 का 50% क्या होता है, 1250 से ज्यादा लोगों ने अगर क्या कर दी, हाँ, तो 1300 आजकल इससे ज्यादा ही होते हैं, तो शुरू से ही ऐसे। अच्छा ठीक है, तो इस केस में ओआर क्या माना जाएगा, पास। तो एक बात क्लियर होगी कि यार आप इस बारी फिर बोनस शेयर दे दो। तो बताओ हमारी डिसीजन क्या थी, इधर ध्यान देंगे, आप चीजें समझेंगे, ये सारी चीजें आपके काम में आएगी, केस सिनेरियो में भी आपके काम आएगी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, केस स्टडी, सब जगह आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। इधर फाउंडेशन के एग्जाम क्लियर करने के बाद आप अगली जर्नी में जुड़ने में आपको थोड़ा सा ना फाउंडेशन के एग्जाम में और इसमें थोड़ा सा गैप आ जाता है, तो आप थोड़ा सा आपका स्टडी से थोड़ा टच खत्म हो जाता है, वो वापस आपको उसमें आना है अपने आप को, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान देंगे। डिसीजन क्या थी, बोनस दे या ना दे, ये डिसीजन थी। लेकिन ये डिसीजन तक पहुंचने के लिए आपने किस मेथड का सहारा लिया, ओआर। ओआर कोई डिसीजन नहीं है, डिसीजन लेने का एक तरीका है, डिसीजन तक पहुंचने का एक तरीका है। लेट सपोज ऐसा हो जाता, 1000 लोगों ने हाँ करी और 1500 ने ना करी, तब तो ओआर क्या हो गया, फेल। यानी ज्यादातर लोग कह रहे हैं इस बारी बोनस मत दो, तो फिर हम बोनस नहीं देते। तो हमारी डिसीजन क्या है, बोनस दें या ना दें। लेकिन इस फैसले पर पहुंचने के लिए, इस फैसले तक पहुंचने के लिए जो तरीका आपने अपनाया वो क्या है, ओआर। और ओआर में भी हम क्या देख रहे हैं, मालिक कितने हैं उनसे हमें मतलब नहीं है, कितने आए उनसे मतलब नहीं है, कितनों ने वोट डाले उनसे मतलब है। और जितनों ने वोट डाले उनमें से अगर मोर देन 50% ने वोट फेवर में डाला तो ओआर पास, यानी ये काम आप कर सकते हो। और अगर 50% से मतलब 50% से कम में है तो फिर ये काम आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेट सपोज ऐसा हो जाता, अब बताओ 1251 1249 हुण तुसी दसो, हाँ जी, आप कह रहे हो ओआर क्या हो गया, पास, तो देयरफॉर अब आप बोनस दे दो। अच्छा ऐसा हो जाता फेल, फिर आप यानी बोनस मत दो। लेकिन इक्वालिटी ऑफ वोट्स आ गए, आधे कह रहे हैं बोनस दे दो और आधे कह रहे हैं बोनस मत दो, आधे कह रहे हैं बोनस दे दो, आधे कह रहे हैं बोनस मत दो। तो इस सिचुएशन में अब क्या करें, बोनस दें या ना दें। देखो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, मीटिंग में क्या होता है, चेयरमैन, हर मीटिंग का एक चेयरमैन होता है, हर मीटिंग का क्या होता है, एक चेयरमैन। और वो चेयरमैन के पास एक एक्स्ट्रा वोट होता है, वो चेयरमैन के पास क्या होता है, एक एक्स्ट्रा वोट होता है, जिस वोट को हम कहते हैं कास्टिंग वोट, जिस वोट को हम क्या कहते हैं, कास्टिंग वोट। अच्छा, या आप इसको क्या भी कह सकते हो, सेकेंडरी वोट भी कह सकते हो। एक वोट वो ऑलरेडी डाल चुका होगा चेयरमैन, एक एक्स्ट्रा वोट है इस सिचुएशन के लिए बचा के रखा होता है, जिसको आप कास्टिंग वोट, सेकेंडरी वोट या फिर सेकंड वोट भी कहते हैं। सेकंड वोट क्यों कह रहे हैं, एक तो चेयरमैन पहले डाल चुका है ना ओरिजिनल में, अब एक दोबारा वो डाल सकता है। अब वो अगर इस तरफ डाल देता है वो वाला वोट, तो बताओ कितना हो गया, 1251 एक तरफ
और 1250 एक तरफ, तो बताओ ओआर को क्या मान लिया जाता? पास। पास होने का मतलब आप बोनस दे दो, आप बोनस दे दो, ठीक है। और दूसरा केस, अगर वो इस तरफ डाल देता बट इफ वो अगेंस्ट में डाल देता तो फिर बताओ क्या होता है? 1251 इस तरफ और उधर कितने? तो बताओ ये क्या हो जाता? फेल, मतलब आप बोनस नहीं दे सकते। क्या आपको यहां तक की बातें समझ आई? बोलो यस या नो। तो यानी इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, इन केस ऑफ क्या हो जाते हैं? अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाते हैं, कॉमा, देन चेयरमैन कास्ट देयर सेकेंडरी ऑब्लिक सेकेंड ऑब्लिक कास्टिंग वोट in order to arrive at decision. डिसीजन पर आने के लिए चेयरमैन कास्टिंग यानी सेकेंडरी वोट का इस्तेमाल कर सकता था। बोलो कुछ बातें समझ आई? चले, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, यहां तक का पॉइंट समझ आया? पहले मुझे यहां तक बातें पक्का करो, फिर हम आगे चलेंगे। चलो आओ, अभी तक जितना हुआ पहले हम ना उसको रिवाइज करेंगे, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। बताओ सबसे पहले आज हमने पेपर नंबर कौन सा स्टार्ट करा है? 2। आप सभी बच्चों को बोलना पड़ेगा पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 का नाम क्या है? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। तो सबसे पहला सवाल उठता है लॉ क्या होती है? सबसे पहला सवाल उठता है लॉ क्या होती है? इट रेफर्स टू व्हाट? सेट ऑफ रूल्स विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। और किस लिए? इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एंड टू मेंटेन द पीस इन द सोसाइटी। पहला पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, ये पॉइंट हमें समझ आ गया। या फिर हम कह सकते हैं इट रेफर्स टू क्या? सेट ऑफ क्या? ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज विच आर इम्पोज्ड बाय क्या? फॉर प्रोवाइडिंग क्या? प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर, एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द सोसाइटी। समाज को सिक्योरिटी देने के लिए, जस्टिस देने के लिए, न्याय देने के लिए ये सब काम करे जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था हमारे कोर्स में टोटल 15 चैप्टर हैं, जिसमें से 11 चैप्टर कंपनीज एक्ट के पढ़ने हैं, ठीक है, एक एलएलपी एक्ट पढ़ना है और बाकी 3 अदर लॉ का पार्ट है। तो टोटल 15 चैप्टर है। पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं? 30% पेपर यानी 30 मार्क्स का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसके अंदर जनरल एमसीक्यू और केस सिनेरियो एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और ज्यादातर केस सिनेरियो एमसीक्यू आते हैं, 1-2 जनरल एमसीक्यू आजकल पूछ रहे हैं। जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से ऐसी चॉइस है, उसके बाद वो कुछ भी कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में, पर ज्यादातर केस सिनेरियो एमसीक्यू क्या होगा? आपको एक केस सिनेरियो दे रखा होगा और नीचे उसके ऊपर बेस्ड कुछ एमसीक्यू होंगे, जिसके ऊपर आपको आपका जवाब देना होगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोट, ठीक है ना। और दूसरी तरफ हमारा सब्जेक्टिव पेपर है, जो कि 84 मार्क्स का आएगा और 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा और बाकी सब में से 5 में से कोई 4 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होंगे 14 मार्क्स वाले, ठीक है। फिर हमने कंपनी सेक्ट से शुरुआत करनी है, क्योंकि कोर्स का मेजर पार्ट, मेजॉरिटी पोर्शन कंपनी सेक्ट से रिलेटेड है। तो कंपनी सेक्ट के अंदर हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जैसे कंपनी को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। कंपनी लॉ में ऐसा बोला गया कि कुछ डिसीजन मालिक लेंगे और कुछ डिसीजन कौन लेंगे? मैनेजमेंट। तो जो मालिक होते हैं उन्हें मेंबर्स कहा जाता है, जिन्हें आप अकाउंट्स में इक्विटी शेयर होल्डर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और मालिकों को डिसीजन लेने के लिए मीटिंग करनी पड़ती है, और उनकी मीटिंग को क्या कहते हैं हम? जनरल मीटिंग। और जनरल मीटिंग 2 तरह की होती है, एजीएम और ईजीएम। और एजीएम में 4 बातें होनी ही होनी है, जिनको हम कहते हैं क्या? ऑर्डिनरी बिजनेसेस। जैसे पहली बात, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट। अच्छा, दूसरी बात, डेक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड। और थर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। और फोर्थ, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर। और अगर इन 4 के अलावा अगर कोई और बात करना चाहते हो तो वो। और ईजीएम में तो सारी बातें होती ही क्या है? ईजीएम में तो सारी बातें स्पेशल बिजनेस ही होती है। यहां तक का पॉइंट समझ आया? और मीटिंग में जो डिसीजन लेनी है वो आपको
डिसीजन के लिए कौन सा मेथड अपनाना है वो लॉ आपको बताएगा, और उनमें से हमने एक मेथड सीखा जिसका नाम क्या है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बोलना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स अगर फेवर में आ रहे हैं तो वो चीज कर लो, अदरवाइज वो चीज मत करो। और अगर इक्वालिटी आ जाती है तो चेयरमैन डिसाइड करवा देगा, एक एक्स्ट्रा वोट उसके पास होता है, जिस तरफ वो डाल देगा वो डिसीजन ले ली जाएगी। अब वोटिंग करने के बिना कई तरीके हैं, वोटिंग करने के भी क्या है, जो वोटिंग करनी होती है मीटिंग में उसके भी कई तरीके हैं। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, वोटिंग बाय पोल और वोटिंग बाय क्या, ठीक है। तो अभी के हिसाब से ना, अभी के लिए मैं आपके साथ मेन ये दो बातें डिस्कस करूंगा, बाकी जब ये चैप्टर आएगा तो बाकी भी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे, अभी मैं दो करूंगा। तो अभी के लिए अगर मैं आपसे बात करूं, वोटिंग करने के कितने मेथड्स हैं, वैसे 4 है, पर हम अभी कौन से कर रहे हैं, 2 डिस्कस करें, जो क्योंकि हमारे को स्टार्टिंग में ही ये सब डिस्कशन करनी जरूरी है। रीजन, हमारे जो चैप्टर्स आएंगे उनमें ये नॉर्मल बातें बोली जाएंगी और आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगी, अच्छा ये वाली बात है। तो वोटिंग के वैसे 4 है, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड कैसे होती है। दूसरा हो गया वोटिंग बाय पोल। चलिए स्टार्ट करें बेटा बातें। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड और वोटिंग बाय क्या, पोल, ठीक है। आओ जरा सुनो, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोग कहते हैं कि यार हमें गोवा जाना चाहिए, हैं? कितने लोग कहते हैं हमें गोवा जाना चाहिए और सर के पैसों पे जाना चाहिए। ओ तेरी भाई भरमार है, ठीक है। तो बताओ बेटा, अभी एक बारी सारे हैंड रेस करना, मैं गिन लूं एक बारी, नहीं जय जय श्री राधे श्याम नहीं, ठीक है। अब मान लेते हैं निखिल ने, नमन ने और मुदित ने, चलो मुकुल ने, इन सब ने वोट डाला, ठीक है। अब जरा सुनना, मुदित के पास जो है इस कंपनी के 100 शेयर्स थे, ठीक है। नमन के पास इस कंपनी के 1000 शेयर्स थे, निखिल के पास केवल 1 शेयर था और मुकुल के पास इस कंपनी के 1 लाख शेयर्स थे। देखो अब सुनना, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड जब हो रहा था वहां पर 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट माना जा रहा था। उनके पास कितने शेयर्स हैं इससे हमें मतलब ही, समझ आ रहा है। यानी यहां पर वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड में क्या होता है, 1 मेंबर इक्वल टू 1 वोट, उसके बाद कितने शेयर्स हैं उससे हमें मतलब नहीं है, समझ आ रहा है आपको। लेकिन वोटिंग बाय पोल जब होता है तो ऐसा नहीं होता। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड से समझ आ गया आपको, भाई इनके पास कितने शेयर्स थे मुझे मतलब ही नहीं था, कितनों ने हाँ करी कितनों ने ना करी मुझे उससे मतलब था। लेट सपोज यहां पर बताओ, इसने हाँ करी, इसने हाँ करी, इसने हाँ करी, इसने ना करी, लेकिन मैंने क्या कहा, 4 में से 3 लोग हाँ कह रहे हैं, 4 में से 3 लोग हाँ कह रहे हैं, तो यानी ओआर क्या हो गया, पास हो गया। तो सबसे पहले मेथड हम यही यूज करते हैं। ये देखो ये बात लिखी हुई है लॉ में। हम सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, हमेशा वोटिंग कराने का तरीका क्या होगा, द वोटिंग शैल बी डन बाय वे ऑफ शो ऑफ हैंड इन फर्स्ट इंस्टांस। हमेशा वोटिंग जब करवाई जाती है तो पहला मेथड यही यूज करा जाता है, क्या, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। बोलना पड़ेगा वोटिंग बाय। लेकिन बताओ बेटा, कुछ बंदे फैल गए जस्ट लाइक रायता कि ऐसे कैसे, हमें तो ये फैसला मंजूर नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आप ना पोल की डिमांड कर सकते हैं कि भैया वोटिंग बाय क्या करवाई जाए, पोल करवाई जाए। इसके लिए 17 स्टेप्स हैं, वो आपको पढ़ाया जाएगा।
वोटिंग बाय पोल कराने के टोटल 17 स्टेप्स हैं, वो आपको कराया जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कई बार लोग डिमांड कर लेते हैं कि वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड का नतीजा हमें पसंद नहीं आया, क्या होना चाहिए, वोटिंग बाय पोल करवाई जाए। ये देखो, तो यानी फिर अब डिमांड फॉर पोल हो जाता है। तो अगर डिमांड फॉर पोल कर दी गई है तो वहां पर बताओ बेटा, वहां पर निखिल वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड नहीं, इसको एक पर्ची मिलेगी जिसके हिसाब से ये वोट डालेगा। तो बताओ इसने क्या करी है, हाँ, तो बताओ कितनी हाँ आई, एक। नमन ने 1000 हाँ करी है, मतलब वहां पर 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट मिलेगा। तो बताओ अगर देखा जाए तो यहां पर हम क्या कह रहे थे, 3 लोगों ने क्या करा, फेवर में डाला और एक ने अगेंस्ट में, तो ओआर पास। लेकिन यहां पर क्या होगा बताओ, निखिल ने हाँ करा तो 1 वोट फेवर में, नमन ने हाँ करा 1000 वोट फेवर में, मुदित ने हाँ करा कितने, तो बताओ कितने फेवर में आए, 1101, सगन डल गया। समझ आ रहा है। बताओ बेटा फिर बताओ जब किसकी बारी आई, मुकुल की, तो मुकुल ने क्या कर दिया, ना, तो बताओ ना में कितने वोट्स आए, 1 लाख। आप समझ रहे हो। तो अब बताओ बेटा यहां पर क्या हो गया बताओ, ओआर पास या फेल। तो वोटिंग बाय पोल समझ आ रहा है। वोटिंग बाय पोल में क्या होता है, 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट। और बताओ वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड में 1 मेंबर इक्वल टू, यानी वहां पर एक इंसान इक्वल टू 1 वोट। वहां पर हम शेयर्स को देखते ही नहीं, वहां पर हम शेयर्स को देखते ही नहीं कि किसके पास कितने शेयर्स हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा दूसरी तरफ वोटिंग बाय पोल में क्या होता है, 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट। और लेकिन फर्स्ट हमेशा जनरली क्या करवाई जाती है, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड। लेकिन अगर आपको वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड के नतीजे पसंद नहीं आते तो आप वोटिंग बाय पोल की डिमांड करवा सकते हो। तो वोटिंग डालने के दोनों तरीके समझ आए आपको या नहीं आए, बोलो यस या नो। तो देखो जरा, अब यहां पर जो हमने कहा टोटल मेंबर्स ऑफ, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स वोटेड, ये 2500 वोट डले हैं। तो ये वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड वाले तरीके से मैंने करवाया था, समझ आ रहा है। अच्छा एक और तरीका भी होता है जिसका नाम क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन। कभी आपने ये सुना है कि कंपनी अपने इक्विटी शेयर बायबैक करना चाहती है, तो ठीक है ना, तो ये मैं आपको समझाता हूं स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब एसआर। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर बायबैक करना चाहती है, यानी कंपनी वांट्स टू बायबैक इट्स, कंपनी वांट्स टू बायबैक इट्स क्या, इक्विटी शेयर्स। तो भैया कंपनी लॉ ऐसा कहता है, कंपनी लॉ ऐसा कहता है कि आप बायबैक तब कर पाओगे, आप बायबैक तब कर पाओगे अगर स्पेशल रेजोल्यूशन क्या हो जाता है, पास। यानी डिसीजन लेने के लिए कौन सा तरीका यूज करना है, आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए। ओआर में हमें मोर देन 50% लोगों से हाँ चाहिए होती है और एसआर में 75% लोगों की हाँ चाहिए होती है। और कौन सा तरीका हमने अपनाना है, कौन सा तरीका हमें अपनाना है, ध्यान देंगे, कौन सा तरीका हमें अपनाना है ये आपको कौन बताएगा, कंपनी लॉ खुद बताएगा। आप नहीं डिसाइड कर सकते कि ये तरीका अपनाएंगे या वो तरीका। कौन सा तरीका आपको यूज करना है ये आपको कौन बताएगा, कंपनीज एक्ट ही बताएगा। तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 68 आपको कहता है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 68 आपको कहता है कि अगर आप बायबैक करना चाहते हो तो एसआर पास करना पड़ेगा, एसआर पास। तो यहां पर कंपनी बायबैक करना चाह रही है, तो एसआर पास करवाने के लिए कंपनी के टोटल नंबर ऑफ मालिक जो है उनको सबको बुलाया जाएगा कि जलूल जलूल आना, क्या होने जा रही है, मीटिंग। तो कंपनी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स लेट सपोज कितने हैं, 4000। हमने भैया कहा मीटिंग में जरूर जरूर आना और टोटल नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट्स,
3000। हमने कहा कि भैया कंपनी ना क्या करना चाह रही है, बायबैक करना चाह रही है, तो हमारी डिसीजन क्या है, क्या हम बायबैक कर लें या ना। लेकिन इस डिसीजन पर पहुंचने के लिए हम तरीका कौन सा अपना रहे हैं, एसआर वाला। तो एसआर और ओआर कोई डिसीजन नहीं है, डिसीजन पर पहुंचने का तरीका है। जैसे मान लेते हैं हर्ष के लिए कोई रिश्ता आया, ठीक है ना। अब हर्ष के लिए कोई रिश्ता आया तो अब बताओ फैमिली के सारे लोग बैठ जाएंगे और सारे क्या कहेंगे, इसके लिए भी आ गया। अमेरिका से आड़ दो, उसे अमेरिका नहीं कहते, सुल्तानपुरी कहते हैं। वो क्या होता है, वो भी चलो। हर्ष का एक रिश्ता आया है, तो अब बताओ बेटा डिसीजन क्या है कि हर्ष का वो रिश्ता तय कर दे, मतलब डिसाइड कर ले और इससे बुक कर दे कि रोका वोका कर दे या नहीं करे, ये मेन डिसीजन। तो डिसीजन, तो इस डिसीजन के लिए क्या करा जाता है, घर वालों से सबसे पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या राय है इसमें। तो वो कहते हैं मेरी तो ऐश्वर्या राय है, ठीक है। अरे हम समझ रहे हो अब। तो बताओ बेटा, तो कुछ लोग कहते हैं सही है यार कर लेना चाहिए रिश्ता, और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं यार लड़की की जिंदगी खराब नहीं करेंगे। आप पॉइंट समझ आ रहा है आपको? कैसे हालात है अमेरिका से। चलो तो अब बताओ, कुछ लोग कहेंगे कर लो, कुछ लोग क्या कहेंगे ना करो। तो फाइनल करना है या नहीं इसका रिश्ता वो कैसे डिसाइड होगा, अगर मेजोरिटी ऑफ लोगों ने। तो ये जो मेजोरिटी ऑफ लोगों वाला तरीका था, इसको ही तो कहा था ऑर्डिनरी क्या, रेजोल्यूशन। समझ आ रहा है, यानी ज्यादातर लोग कह रहे कर लो। समझ आ रहा है। तो ये डिसीजन हमारी अलग, डिसीजन अलग चीज है। डिसीजन तक पहुंचने के लिए जो तरीका है वो ओआर और एसआर होता है, और ओआर और एसआर में से कौन सा तरीका आपको यूज करना है वो आपको कंपनी सेक्ट बताएगा। आप नहीं होते डिसाइड करने वाले कि ये तरीका अपनाएंगे या ये तरीका अपनाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर ध्यान देना इधर, सेक्शन नंबर 68, सेक्शन नंबर कौन सा, 68, जो क्या कहता है अगर कंपनी बायबैक करना चाहती है तो उसे क्या करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करना होगा। पॉइंट समझ आ रहा है। तो हम डिसाइड करेंगे या लॉ हमें बताएगा। अच्छा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था बोनस। देखो बोनस देने के लिए आपको क्या होना कर रहा है, जनरल मीटिंग क्या होती है। अच्छा एक वर्ड बताओ, जनरल मीटिंग क्या होता है, मालिकों की मीटिंग। तो मालिकों की मीटिंग में उस चीज के लिए आपको ऑथराइजेशन मिल जाएगी तो ही आप क्या इशू कर पाओगे, बोनस शेयर। मतलब बेसिकली उन्होंने बताया कि क्या पास होना चाहिए, ओआर। तो आप नहीं हो डिसाइडर कि कौन सा मेथड अपनाना है, वो लॉ आपको बताएगा इस चीज के लिए ये वाला मेथड, इस चीज के लिए ये वाला मेथड। समझ आ रहा है आपको। तो बताओ बेटा, अब एसआर हमारी चॉइस है ये सेक्शन 68 की, सेक्शन 68 की। तो कंपनी वांट्स टू बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर, कंपनी अपने शेयर बायबैक करना चाहती है। तो बायबैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीटिंग रखवानी पड़ेगी और मालिक को कहना पड़ेगा कि भैया इसके बारे में बताओ कि बायबैक करें या नहीं। तो मालिक सारे आए नहीं, जो आए उनमें से भी हो सकता है सबने वोट कराओ और हो सकता है सबने वोट ना कराओ। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स वोटेड, कितने लोगों ने वोट डाला, लेट सपोज 2000 लोगों ने वोट डाला। तो बताओ एसआर कब पास माना जाता है, जब 75% और मोर, अच्छा नॉट मोर नहीं, ओनली मोर, जब 75% और मोर ऑफ द वोट्स किस में आ जाए, फेवर में आ जाए। बोलना पड़ेगा, जब 75% और मोर ऑफ द वोट्स किस में आ जाए बेटा, फेवर में, तो हम कहेंगे भैया एसआर क्या हो गया, पास, अदरवाइज फेल। मेरा आपसे एक सवाल है, कुछ लोगों ने हां करी होगी और कुछ लोगों ने, तो जरा देखो 2000 वोट डले, तो हमें कितने लोग हैं मालिक उससे मतलब नहीं होता, कितने आए उससे भी मतलब नहीं होता, कितनों ने वोट डाले उससे मतलब होता है। और जो वोट डले उसमें से 1800 लोगों ने कहा बायबैक कर लेनी चाहिए, और बताओ फिर 200 ने क्या कहा, नहीं करनी चाहिए। तो एसआर क्या माना जाएगा,
यानी 2000 का 75%। अगर 1500 या उससे ज्यादा लोगों ने कह दिया कि कर लो तो फिर हम ये कर लेंगे बायबैक, अदरवाइज नहीं करेंगे। अच्छा ऑपोजिट यहां पर देखो, अगर 1300 और 700 होता तब फेल। 1499501 फेल। समझ आ रहा है? यानी फेल होने का मतलब अब आप बायबैक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। और अब बताओ कर पाएंगे? अब बताओ 1500 और 500 पास, और 1000 1000 इधर 1000 इधर, हुन बताओ क्या? फेल। पॉइंट समझ आ गया? मतलब आप, अच्छा सर इसमें इक्वालिटी ऑफ वोट्स की जरूरत पड़ेगी? वहां पर पड़ती है सिर्फ, किसमें? ओआर में। ठीक है ना? तो क्या आपको एसआर का मतलब समझ आया? क्या होता है एसआर? वो तो उसकी फुल फॉर्म होगी, इफ 75% और क्या, मोर या मोर नहीं, मोर ऑफ द टोटल वोट्स casted in favor, then otherwise fail। यहां तक का पॉइंट समझ आया आपको? इसको ना एमसीक्यू के तरीके में ऐसे पूछा गया था। अब मैं आपको बताता हूं कैसे पूछा गया था। देखो हमें तो नॉर्मल याद हो गया 75% और मोर। अच्छा ये हमारे कोर्स का पार्ट है, ये जो ORSR है ना, जब आप सेक्शन नंबर कौन सा 114 पढ़ेंगे, ये देखो, ये देखो रेजोल्यूशंस दो तरह के, आगे देखो OR और SR। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बेसिक बातें आपको मैं फर्स्ट डे से इसलिए दे रहा हूँ नॉलेज में, ताकि आपको पूरा कोर्स बड़ा आसान लगे, लेकिन ये हमारे कोर्स का पार्ट है और इस पे MCQ बनता है। इन्होंने बताओ क्या कहा, ऐसे पूछा गया, जब वोट कास्ट इन फेवर आर नॉट लेस देन क्या, 3 टाइम्स द वोट कास्ट इन अगेंस्ट। उन्होंने 75% वाली लाइन नहीं बोली, क्या बोला गया, जो वोट कास्ट आए हैं किसमें, इन फेवर, वो क्या है, मोर देन होने चाहिए, लेस देन नहीं होने चाहिए, मोर देन इक्वल टू होने चाहिए क्या, 3 टाइम्स वोट्स कास्ट इन अगेंस्ट के। समझ आ रहा है आपको? इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, अगर ये ज्यादा हो रहे हैं तो ही पास है, अदरवाइज फेल है। समझ आ रहा है? कम नहीं होने चाहिए, उतने या उससे ज्यादा होने चाहिए। तो और करके लिख लो, एमसीक्यू ऐसे आया, जब वोट कास्ट इन फेवर क्या हो, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन मतलब या तो इक्वल टू हो या मोर देन हो क्या, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वोट कास्ट इफ एनी अगेंस्ट। बोलो समझ आ रहा है आपको? ये नहीं तो एमसीक्यू ऐसे पूछा गया था। एमसीक्यू आ चुका इस चीज पे, इक्वेशन बोली गई थी और आपको पूछा गया था बताओ यहां पर किसकी बात हो रही है। एक मिनट रुकना, करें एक बात करें, केस स्टडी सॉल्व करो, ऐसी ऐसी आ जाती है, आईसीआई की है, एजीएम हो रही है। अब आपको देखो टर्म समझ आ गई ना, बेसिक बातें। एजीएम क्या होती है बताओ, मालिकों की मीटिंग है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की? द एजीएम हो रही है, और किसकी हो रही है यार, तेरा सुपरस्टार, हाँ, और मैं पुत्र जट द मंदानी हार। आ जाओ, द एजीएम ऑफ सुपरस्टार बेकर्स लिमिटेड वाज अटेंडेड बाय कितने मेंबर्स? देखो इक्विटी शेयर होल्डर वर्ड नहीं लिखा, क्या लिखा, मेंबर। आप बेसिक टर्मिनोलॉजी अगर समझ जाएंगे कंपनी लॉ की तो आपको कंपनी लॉ बहुत ही आसान लगेगी। तो बताओ यहां पर एजीएम हो रही है, किसी कंपनी की हो रही है, और अगर कंपनी की एजीएम हो रही है इट मींस ये मालिकों की मीटिंग हो रही है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस। आप समझ रहे हो, बिजनेस वर्ड भी आपको समझ आ रहा है, बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड वाला बिजनेस भी समझ आ रहा है। और इसमें क्या है, द रेजोल्यूशन वाज टू बी पास्ड एज अ क्या, मतलब हमें जरूरत किसकी है, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो बताओ 60 मेंबर मीटिंग में आए हैं, 10 मेंबर्स वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, 10 ने अगेंस्ट में वोट डाले हैं, वेयर एज 5 एब्सटेन्ड देमसेल्फ फ्रॉम वोटिंग, 5 ने तो वोट,
तो बताओ इन्होंने वोट डाले नहीं, हमें कोई मतलब है? द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग मिस्टर रविंदर डिक्लेयर्ड दैट रेजोल्यूशन वॉज पास्ड एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन, और चेयरमैन ने कह दिया, बताओ 10 वोट अगेंस्ट में आए हैं, 5 ने वोट डाले नहीं और बाकी सब ने क्या करा होगा, फेवर में। तो यानी फेवर में कितने आए हैं बताओ, 45 ना, 5 ने तो वोट डाले, टोटल 60 थे ना, यस और नो। तो बताओ 45 फेवर में आए हैं और 10 अगेंस्ट में, तो बताओ टोटल वोट डले कितने हैं, 55। तो 55 का कितना परसेंट, कितना हो गया, लगभग 37, कितना हो गया, अब कैलकुलेटर निकाल भाई, अमेरिका वाला, ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका, 41 पॉइंट, तो बताओ 41.25 या उससे ज्यादा, यानी 41 लोग, बेसिकली 42 लोग है, उससे ज्यादा अगर हाँ कह देते तो एसआर पास। तो बताओ कितनों ने हाँ कहा है, तो यहां पर एसआर क्या हो गया, तो देयरफॉर डेक्लेरेशन ऑफ मिस्टर रविंदर चेयरमैन दैट रेजोल्यूशन वाज पास्ड एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज, समझ रहे हो आप, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। देखो टर्म्स अगर आप समझेंगे आपको कभी भी दर्द नहीं होगा, आपको मेंबर वर्ड पता चल चुका है, आपको जनरल मीटिंग पता चल चुका है, आपको एजीएम पता चल चुका है, आपको ईजीएम पता चल चुका है, आपको बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड पता चल चुका है, डिसीजन लेने के तरीके पता चल गए हैं, ओआर या एसआर, और हम उसके डिसाइडर नहीं है, लॉ उसका डिसाइड करके बताएगा कि कब ओआर वाला मेथड यूज होगा और कब एसआर वाला। समझ आ रहा है आपको? और वोटिंग करने के तरीके भी आपको समझ आ चुके हैं, ठीक है ना। और ये लिख लिया था आपने स्पेशल रेजोल्यूशन के नीचे, ठीक है ना। चलो ओआरएसआर समझ आ गया। अच्छा इस तरफ आ जाओ, इसका थोड़ा कम यूज होगा एक मतलब, लेकिन फिर भी जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है वो किसके हाथों में होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो किसके हाथों में होती है बेटा, बोलो समझ आ रहा है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप बोर्ड या डायरेक्टर्स भी कह सकते हैं। और डायरेक्टर कौन होते हैं, कंपनी के कुछ स्पेशल एम्प्लॉयज होते हैं जिनको कुछ मैटर्स पर डिसीजन लेने की पावर लॉ ने दे रखी है कि यार ये डिसीजन तुम खुद ले लेना, ठीक है ना। तो बताओ बेटा, और इनको डिसीजन लेने के लिए क्या करनी पड़ती है, बोर्ड मीटिंग बोलना पड़ेगा, वर्ड बोलेंगे क्या। अच्छा बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेने के तरीके क्या होंगे वो भी जरा सुन लो। बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेने के तरीके क्या होंगे वो भी जरा सुन लो। पहला तरीका बोर्ड रेजोल्यूशन। पहला तरीका क्या है, जिसे आप बीआरबी कहते हैं या फिर रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी। रेजोल्यूशन बाय क्या, मेजॉरिटी। ठीक है। और एक अपना होता है यूनैनिमस रेजोल्यूशन। देखो जो बोर्ड रेजोल्यूशन है, जो कौन सा रेजोल्यूशन है, बोर्ड रेजोल्यूशन, उसके ऊपर सेम रूल लगेंगे जैसे ओआर में लगते थे। सेम रूल्स आर एप्लीकेबल as applicable to OR in case of जनरल मीटिंग। मतलब इसमें भी क्या चाहिए होंगे आपको, 50% से ज्यादा फेवर में चाहिए होंगे, और अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स आ गए तो चेयरमैन वोट डालेगा। समझ आ रहा है आपको? तो ये तो आपको समझ आ गया। इसमें भी अच्छा, इस मीटिंग में कौन आएंगे, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की मीटिंग है ना, बोलो समझ आ रहा है बच्चे, पक्का वाला। अच्छा यूनैनिमस रेजोल्यूशन का मतलब होता है यूआर। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये इसका मैं आपको अपने कोर्स का पार्ट बताता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे सुनो, चलें स्टार्ट करें। यूनैनिमस रेजोल्यूशन के लिए
अच्छा, क्लास ओवर करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, नेक्स्ट क्लास में ना सभी बच्चों को जो है बुक नंबर 3 लानी होगी। लॉ में आप सबको नेक्स्ट क्लास में बुक नंबर 3 लानी होगी, ठीक है। उसमें हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका ऑडिट एंड ऑडिटर, तो आप सबको ध्यान रखना है। तो अभी तो चलो ये वाला पॉइंट हम पहले कंप्लीट करेंगे, और मैं आपको बुक में दिखाता हूँ, ये भी चीज़ हमारे कोर्स का पार्ट है। टॉपिक का नाम क्या है? यूनैनिमस रेजोल्यूशन। अच्छा, ये यूनैनिमस रेजोल्यूशन एक डिसीजन का नाम है या डिसीजन लेने के तरीके का नाम है? आवाज में दम नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो? डिसीजन लेने का ये एक तरीका है, इसके थ्रू आप किसी डिसीजन तक पहुंच सकते हो, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप करना चाहते हो रिमूवल ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, ये हमारे कोर्स का पार्ट है, मैं भी आपको दिखाता हूं। आप किसी ट्रस्टी को डिपॉजिट ट्रस्टी को निकालना चाहते हो। डिपॉजिट क्या है ये सब हम उस चैप्टर में जाकर पढ़ लेंगे। अभी मेन हमारा क्या है आपको पता होना चाहिए। देखो हमारा एक चैप्टर है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी। सुनना, डिपॉजिटर्स के बिहाफ पर एक ट्रस्टी होता है। डिपॉजिटर मतलब आप इतना मान लो, सिंपल सी बात है, कुछ लोगों ने कंपनी को उधार दे रखा है। कुछ लोगों ने, मान लो आप सबने मुझे 5,000 करोड़ का उधार दे रखा है। मैं एक कंपनी हूं, आप सबने मिलाकर 5,000 करोड़ का मुझे उधार दे रखा है। भाई इतना ज्यादा उधार दे रखा है, आप क्या चाहोगे यार हमारा कोई बंदा तो कंपनी में बैठे? बताओ, समझ आ रहा है आपको? जो क्या करेगा, देखेगा कि जिन एसेट्स के बेसिस पर हमने लोन दे रखा उस एसेट का कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर एसेट डूब गए हमारा पैसा डूब जाएगा। तो वो हो गया डिपॉजिट ट्रस्टी। ट्रस्टी मतलब जिस पर विश्वास करते हो, ट्रस्टी मतलब जिस पर विश्वास करते हो, समझ आ रहा है? तो डिपॉजिट मतलब आपने कंपनी के पास कुछ पैसा जमा करवाया, उधार के रूप में कंपनी को पैसा दिया है, ठीक है ना। तो आपके बिहाफ पर एक विश्वास करने वाला पर्सन वहां बैठ रहा है और कंपनी उसी को निकालना चाहती है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? यूनैनिमस रेजोल्यूशन का मतलब होता है, अगर आप यूनैनिमस रेजोल्यूशन में क्या होता है, जितने डायरेक्टर मीटिंग में आए हैं ना, सबके सब वोट डाले, सबके सब और फेवर में डाले, तो वो निकलेगा। एक ने भी ना कर दी ना, फिर नहीं निकाल पाओगे। तो बताओ कंपनी किसको निकालना चाह रही है? ट्रस्टी को। तो कब निकाल पाएगी? ये देखो लिखा हुआ नीचे, कह रहे नो ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर शैल बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। आप किसी भी डिपॉजिट ट्रस्टी को निकाल नहीं सकते उसके टेन्योर खत्म होने से पहले, उसके टेन्योर खत्म होने से पहले, अनलेस ऑल द एक्सेप्ट मतलब अगर ऐसा हो जाए, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड। यानी बोर्ड मीटिंग में जितने भी डायरेक्टर आए हुए हैं, अगर सब के सब हां कर देंगे तो ही आप उसको निकाल पाओगे। अगर एक ने भी ना कर दी, निकाल नहीं पाओगे। तो इस रेजोल्यूशन को आजकल कहते हैं हम क्या? यूनैनिमस रेजोल्यूशन, यानी UR। ये देखो डिपॉजिट ट्रस्टी को निकालना चाह रहे हैं, तो बताओ क्या होगी? जनरल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग? आड़ दो, जनरल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग? तो बोर्ड मीटिंग में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी में थे, लेट सपोज 15 थे, प्रेजेंट कितने हुए? 12। वोट कितने डाले? 12 के 12 वोट डलने चाहिए। और बताओ बेटा, कुछ फेवर में और कुछ, तो मान लेते हैं 12 और 0। अब बताओ UR, ये लाइन तो बहुत ही अच्छी लगती है, UR पास। अगली लाइन में थोड़ा खतरा है, 11 और 1, UR फेल। ऐसे डांटते अपने बड़ों को, कह रहे हैं। चलो अब बताओ UR क्या हो गया? अच्छा, UR फेल होने का मतलब क्या हुआ? UR फेल होने का मतलब क्या हुआ? कि अब आप इसको निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? तो डिसीजन क्या थी? हमने इसे निकालना चाहते हैं। डिसीजन क्या थी? हम इन्हें, तो क्या आप निकाल पाओगे या नहीं? वो डिपेंड करता है। अगर UR क्या हो गया? पास, तो आप निकाल दोगे, और अगर नहीं
मतलब एक ने भी ना कर दी तो नहीं। तो यानी यू आर के लिए थ्योरी लिखो, यू आर के नीचे आप थ्योरी लिखेंगे क्या, if all the directors present at a board meeting, if all the directors present at a board meeting cast their vote, if all the directors present at a board meeting cast their vote in favor, then only you are pass, then only you are pass, otherwise अच्छा देखो, जो पढ़ाने का काम था आज का हो गया है। देखो आपको आज बेसिक बातें सारी पता चल गई जो हमारे काम आएंगी, और कल आपको क्या करना है मैंने आपको बता ही दिया। एक आदत बना लेना जो मैं बोलता हूँ, अब आप फॉलो करो तो ज़्यादा बढ़िया है। जितना भी काम आज हुआ ना उसकी वॉइस क्लिप बना लेना। वॉइस क्लिप मैंने आपको बताई थी ना, चलो मैं फिर बता देता हूँ क्या होता है, जरा सुनो। आपको ना रिवीजन आप अभी का मत सोचो, अभी आपके पास ना जो टाइम है ना वो सफिशिएंट भी है, अभी आपके पास टाइम सफिशिएंट भी है और इतना क्रूशियल भी नहीं है। आपका टाइम क्रूशियल कब हो जाता है, एग्जाम से पहले। तो एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कुछ तरीके अपनाने चाहिए। लाइक सर क्या तरीका अपनाना चाहिए, आज से ही ना तैयारी जीत की स्टार्ट कर दो। जो आज पूरी क्लास में हुआ आप क्या करो, अपने साथ ही अपने एक दोस्त बना लो जिसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, और क्या करो आज इंट्रोडक्शन में जो मैंने आपको पढ़ाया है एक बार आप रिवाइज कर लोगे। रिवाइज करने के बाद उस पेज को पढ़कर ना क्या करो, वॉइस क्लिप बनाकर इसमें लॉक कर लिया, फिर बोलते रहो कि इस पेज पे आज लवली ने ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, एंड में लवली ने कहा था वॉइस क्लिप बना लो। पॉइंट समझ आ रहा है? वो फिर आप मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में हमने ये सब करा है। और कल को अब आपको क्या है, आप नेक्स्ट क्लास में जब आने लग रहे हो तो ये वॉइस क्लिप सुन लो कि क्या क्या हुआ था, एक बारी माइंड में आ जाएगा। और ये वॉइस क्लिप आपकी 10 मिनट्स में तैयार हो जाएगी। देख के ही तो बोलना है क्या क्या पढ़ाया था। और बताओ ये वॉइस क्लिप अगर आप 2 3 4 बार ही सुन लोगे, या जब आप टेस्ट देने आ रहे हो, लेट्स सपोज अगली क्लास में मैंने ऑडिट एंड ऑडिटर में जो पढ़ाया, आप टेस्ट देने आ रहे हो, आप रिवाइज नहीं कर पाए, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप एग्जाम था या कुछ भी था, तो फिर बताओ क्या होगा। फिर आप एग्जाम देने आ रहे हो या ये वाला एग्जाम या मेन एग्जाम देने जा रहे हो, तो उस वक्त पर आप सुन कर ही रिवाइज करते रहोगे। अच्छा चला लिया और पेज पलटते जा रहे हो और आपने अपनी लैंग्वेज में बोली हुई हैं सारी बातें, तो आपको याद आती रहेंगी। ये आपकी छोटी छोटी एफर्ट्स आपको बहुत काम आएगी। अभी मैंने एक तरीका बताया, फिर मैं और तरीके भी आपको बताऊंगा जो आप यूज़ करना अपनी स्ट्रेटजी में हर सब्जेक्ट के लिए। मैं आपको बोलूँगा आज पहले दिन से जैसी आदत बना लोगे वही आदत बनी रहेगी बेटा। तो कोशिश करेंगे आप सब वॉइस क्लिप बनाने के आज के आज ही, ठीक है ना। और ये प्रॉमिस आप निभाना पूरे कोर्स में, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट क्लास में आपको बुक नंबर 3 लेकर आनी है। आज के लिए इतना ही, और बाकी बातें ब्रेक के उस पार ऑडिट में, ठीक है ना। ओके बाय बाय।